सभी का आज की ग्रीन टीवी की किसान चौपाल में। आज की किसान चौपाल ग्रीन टीवी इंडिया लगा रहा है यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मथुरा कृषि विभाग, आत्मा, आइडिया फाउंडेशन, केवीके मथुरा, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड, इंडिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आज की किसान चौपाल का आयोजन हम राया कृषि फार्म पर कर रहे हैं, जिसमें हम आपको आलू फसल प्रबंधन पर तमाम जानकारियां देंगे। बताएंगे आपको कि आप आलू की उन्नत खेती क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज अपनाकर, क्या क्या नए नवाचार करके अच्छी आलू की फसल प्राप्त कर सकते हैं। तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां हमारे उन सभी किसानों के लिए जो अपना समय निकाल कर आज की ग्रीन टीवी की किसान चौपाल में पहुंचे हैं, और हमारे उन सभी कृषि विशेषज्ञों का जो आज की किसान चौपाल में आपको विभिन्न विषयों से अवगत कराएंगे, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे विशेषज्ञों के लिए भी बजा दें। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर वाई.के. शर्मा सर हैं, सीनियर साइंटिस्ट एंड इंचार्ज केवीके मथुरा उत्तर प्रदेश से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर ब्रिज मोहन हैं, एसएमएस हॉर्टिकल्चर केवीके मथुरा उत्तर प्रदेश से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ सर आशीष मान जी हैं, ब्रांड मैनेजर फंजीसाइड बायोलॉजिकल धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूँगी मिस्टर मनु बहादुर जी हैं, एसएमई धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और हम आगे बढ़ें उससे पहले एक और मेहमान हैं हमारे बीच, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगी। श्री पुष्पेंद्र सिंह जी हैं, एफएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, राया फार्म के ये फार्म सुपरिटेंडेंट हैं। प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आगे एक और विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे बीच मेहमान हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगी। मिस्टर उपेंद्र सोलंकी जी हैं, डीलर स्टील प्राइवेट लिमिटेड से। मैं स्वागत करना चाहूँगी श्री सुशील गौतम जी हैं, एसएमएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाएं। आपको घर से इस फार्म तक लाने के लिए सर ने हमें बहुत सहयोग, बहुत मेहनत की है, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के कार्यक्रम में। और बहुत बहुत थैंक यू सर आज की किसान चौपाल में हमें सहयोग करने के लिए। मैं स्वागत करना चाहूँगी मिस्टर देवर्षी तिवारी जी हैं, एसएमएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और सभी से मेरा निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन करा के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। और चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और किसान के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय होता है मिट्टी। जिस तरीके से हम अपनी जांच कराते हैं, स्वास्थ्य की जांच कराते हैं, हेल्थ चेकअप कराते हैं, खून की कमी तो नहीं है, कैल्शियम आयरन कम तो नहीं है, क्या वजह है कि सर में दर्द होता है, जिस तरीके से हम अपना बॉडी चेकअप कराते हैं, रूटीन चेकअप कराते हैं, ठीक उसी तरह ज़रूरी होती है मिट्टी की जांच। खेत की मिट्टी की जांच ठीक उसी तरह अनिवार्य है जैसे आप लोग अपने स्वास्थ्य की जांच कराते हैं। क्योंकि जब आपको मिट्टी स्वस्थ फसल देगी, स्वस्थ अन्न देगी, और हम उसे खाएंगे तो हम अपने आप स्वस्थ रहेंगे। तो शायद हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े यदि हम अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें फसल पैदा करने से पहले। तो ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, क्यों मिट्टी की जांच करानी चाहिए, सॉइल टेस्टिंग की क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, क्यों ज़रूरी होता है सॉइल टेस्ट कराना, और साथ ही फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। भूख से कम, भूख से ज़्यादा, दोनों जिस तरीके से हमें बीमार कर सकते हैं, ठीक उसी तरीके से मिट्टी को भी बीमार कर सकते हैं। आपकी खेत की मिट्टी बीमार हो सकती है, आपकी फसल भी बीमार हो सकती है। पोषण देने के चक्कर में आप फसल को बीमार कर सकते हैं। तो ये दोनों विषय कितने महत्वपूर्ण हैं, सभी आलू किसानों के लिए इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर वाई.के. शर्मा सर हैं, सीनियर साइंटिस्ट एंड इंचार्ज केवीके मथुरा उत्तर प्रदेश से। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और विषय से हमारे किसानों को अवगत कराएं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि सर पूरे लेक्चर के बाद आपसे एक सवाल पूछेंगे। जिनको सवाल का जवाब मालूम होगा हाथ उठाएंगे, जिनका जवाब सही होगा उन्हें ग्रीन टीवी की तरफ से इनाम दिया जाएगा। तो जो नोटपैड और पेन आपको दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करें, पूरी जानकारी को नोट करते जाएं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। और पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ग्रीन टीवी के लिए, जिन लोगों ने हमें आमंत्रित किया और आपके साथ बातचीत करने का मौका मिला। यद्यपि हम तो मथुरा से ही हैं, किसान भी मथुरा के हैं। जैसा आप सभी विदित हो, पहले सभी को बहुत बहुत राम राम। भैया ताली वाली तो बजवाते हैं, लेकिन सबको राम राम। हमारी डॉक्टर वाई.के. शर्मा मेरा नाम है। ताली हमारे नहीं, हमने ताली तो बजवाते हैं, उनका काम है, हमारा नहीं। अब तुम तो बातचीत करने के लिए हैं। जैसा अभी स्मिता जी बता रही थी कि देखो स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जहाँ भी ये क्षेत्र जहाँ
आज आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। गोष्ठी ये आलू के लिए ये ब्लॉक और हमारा बलदेव ब्लॉक ये फेमस है। इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आलू होता है, राया में और बलदेव में। और हमारे जनपद में अन्य जो ब्लॉक है वहाँ आलू बहुत कम मात्रा में है, हालांकि गोवर्धन में भी है लेकिन कम मात्रा में है। तो ये क्षेत्र बड़ा पॉपुलर है इस काम के लिए और यहीं सबसे ज़्यादा जहाँ होगा वहीं समस्या आएंगी आलू के लिए। तो कहीं भी खेती करेंगे, हमारे यहाँ खेती अभी हाइड्रोपोनिक्स आ ज़रूर गई है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स ना किसान जानते हैं, ना वो वैज्ञानिक तौर पे कॉमर्शलाइज नहीं हो सकती है आसानी से। जिस तरह से हमारे यहाँ टिश्यू कल्चर से संतान पैदा करने का सिस्टम है, लेकिन वो किसान नहीं कर पाएंगे कभी भी, उसे वैज्ञानिक ही करके पाएंगे। इसी तरह से अगर आप हाइड्रोपोनिक्स के बारे में सोचो तो वो संभव है, लेकिन वो कॉमर्शलाइज कभी होगी ज़िंदगी में नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिना ज़मीन के खेती संभव हमारे लिए नहीं लगती। वो ठीक है, हमने एक नई विधा निकाल ली है, तो हमारे लिए जो भी खेती होगी वो होगी ज़मीन पे और मृदा में ही होगी। मृदा स्वस्थ है तो खेती स्वस्थ होगी। उन्होंने बहुत आगे की बात भी कह दी स्मिता जी ने, तो कि अगर मृति से अच्छी सी फसल आएगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। बात तो ठीक है उनकी। अब ये पैसा कैसे चलेगा कि भाई ज़मीन स्वस्थ है या नहीं है, हम तो बीमार हो जाएं, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, लक्षण प्रकट होने लगते हैं ना, सब परिवार में सिर में दर्द होने लगेगा। मृदा बोलती नहीं, मृदा कैसे बोलेगी कि आपका उत्पादन कम होने लगेगा, बीज कम पकड़ेगी। यही तो समस्या आती है तुम्हारे यहाँ कि भाई खाद ज़्यादा लगाओगे उत्पादन कम आएगा, लागत बढ़ती जा रही है उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब मृदा में कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, क्योंकि फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, अगर उसे टेक्निकल भाषा में कहें। अन्यथा तो ये मान लो मोटे तौर पे जांच का पैमाना कि हम लागत बढ़ाते जा रहे हैं और उत्पादन नहीं बढ़ रहा उस मामले में। तो मृदा के बारे में, यद्यपि मैं मृदा का बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं, हमारे साइंटिस्ट आज बाहर थे मृदा के एक्सपर्ट जो थे, फिर भी आप ये जान लो जिस तरह से आजकल का ट्रीटमेंट का तरीका बदल गया। आप अगर किसी भी झोला छाप से लें दवाई तो बात अलग है, या किसी मेडिकल स्टोर से दवाई ले आएँ वो बात अलग हो सकती है, वरना किसी भी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ तो वो पर्चा लिखने के साथ आपको टेस्ट जरूर लिखता है कि भाई सामान्य टेस्ट कराए, चाहे आपको बुखार ही क्यों ना हो, कि आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लीजिए, छोटे मोटे और टेस्ट हैं कि टाइफाइड है, अगर आपका कई दिन से बुखार नहीं उतर रहा है तब वो आपको दवाई ट्रीटमेंट देना शुरू करता नहीं करता है। हमारे साथ भी अब यही हो गया मृदा के साथ। मृदा के साथ जब हमने केमिकल वाली खेती अपनाना शुरू की आज सन 65-66 से, तब से लगातार केमिकल की मात्रा बढ़ाते चले गए। केमिकल्स की मात्रा बढ़ाने से परिवार क्या होता जा रहा है, केमिकल्स की मात्रा बढ़ाने से धीरे 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 ये परिणाम होता गया कि केमिकल्स तो बढ़ते गए, खाद बढ़ती गई, उत्पादन नहीं हुआ। जब हम 65-66 में शुरू करे थे तो 1 किलोग्राम खाद लगाते थे तो 4 से लेके 7 किलोग्राम पैदा होता था, उसके अगेंस्ट में अनुपातिक आंकड़ों की दृष्टि से बता रहे हैं। अब क्या करते हैं, अब 7 किलो लगाते हैं तो 4 किलो पैदा कर रहे हैं। क्या हो गया ना उल्टा। अब तो समझ में आ गई कि जमीन हमारी परेशान हो गई। भाई पहले था हम 1 किलो लगाते थे तो लगभग 4 से लेके 7 किलोग्राम अपना अन्न उसका पैदा कर लेते। अब 7 किलोग्राम फर्टिलाइजर लगाएंगे तो आप 4 किलोग्राम ही पाओगे, 5 किलोग्राम पाओगे, से ज़्यादा नहीं पाओगे। तो फर्टिलाइजर भी एक्सेस डोज लग रही है, उत्पादन उसके प्रपोर्शन में कहीं से नहीं बढ़ रहा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, वो लगातार हो गई है। उसका कारण मुख्य तौर पे ये तो या तो हम जागरूक नहीं हैं, जागरूक इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि अभी डीएपी की क्राइसिस है। इस क्षेत्र में डीएपी की इस समय रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आलू का क्षेत्र है, आलू की बुआई के साथ डीएपी लगानी है। हमने उत्पादन बढ़ाने की होड़ में एक काम करना सीख लिया कि पिछली साल 1 साल डीएपी लगाई थी 1 कट्टा, ठीक है हमारे 40 कट्टे बन गए। फिर कम हुई तो हमने जो है डीएपी बढ़ा दी या यूरिया बढ़ा दी। हमारे पास विकल्प के तौर पे बताओ कुछ करा हमने, और खाद बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो होंगे 40 होंगे 42 होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहे। भाई 1 कट्टे पे शुरू करिए, 12 कट्टा तक पहुँच गए बीघा पे, हेक्टेयर में पहुँच गए नहीं पहुँच गए।
तो 12 तक पहुंच गए, एक कट्टा से शुरू करके 12 तक पहुंच गए, मतलब अगली साल 13 हो जाएंगे, फिर हो सकता है 14 कर लें। उत्पादन नहीं बढ़ रहा होगा, उत्पादन महंगी में सीमित है। पहले भी 350 कट्टा बढ़ रहे थे, आज भी 300 कट्टा बढ़ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ हमारा? तो लागत बढ़ा रहे जा रहे हैं हम लगातार। तो ये प्रमाणित में इतनी बोलने का पीछे का जो लॉजिक दिया था वो यही है कि इसका मतलब सॉइल जो आपकी है, जो मृदा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। जो पहला उदाहरण दिया कि 1 किलो से 7 किलोग्राम पैदा कर देती थी, कमी क्या है कि जो मृदा होती है ये सामान्य रेत नहीं है। मृदा का अर्थ क्या है? जिसमें जीवांश रहता है, रेत नहीं है। क्यों? कि डेड बॉडी कभी भी संतान पैदा नहीं कर सकती। करेगी कोई? कोई मर जा, मुर्दा हो, बर्बाद, ब्याह भलाई करा तो कुछ भी करते रहो तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जीवित ही तो आदमी संतान पैदा कर पाएगा। तो आप अपनी जमीन में, मृदा में जब कोई एक दाना डालते हो और उसका कन्वर्जन वो 100 दाने में करता है, 50 दाने में करता है, तो इसका मतलब मृदा आपकी सजीव है। उदाहरण समझ रहे हो ना मेरा जो कहने का अर्थ है? भाई जो आपकी जमीन है वो लाइव मटेरियल है, लाइव मीडियम है, उसके अंदर पूरे का पूरा बायोस्फीयर है, उसमें हवा भी रहती है, उसमें कीटाणु रहते हैं जो आपको, जीवाणु रहते हैं, उसी में बीमारी वाले कीड़ों के अंडे भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं, जैसे हम लोग हैं। इसी तरह जमीन के नीचे भी एक पूरी की पूरी दुनिया है जो आपको सपोर्ट करती है आपके रहने के लिए। अगर आप उसका सत्यानाश कर देंगे, जो भूल से हो गया मान लेते हैं, जो हमारे को अज्ञानता के कारण हुआ, हमें ये मालूम था कि ये खाद हमको बेचने वाले खाद दे रहे हैं, इससे उत्पादन बढ़ता है। इसी तरह से अगर हम एग्जाम्पल आपको दूसरा दें, आप बीमार हुए, आपको एक गोली की रिक्वायरमेंट है, आपने खा ली, ठीक हो गए, फिर आपको बुखार आया, उतनी की खाई नहीं तो दूसरी और खा ली, फिर तीसरी खा ली, फिर दवाई काम करना बंद कर गई। तो यही हाल आपके खेत का हो गया, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट और वो आपका जो बॉडी में रेजिस्टेंट है वो दोनों ही डेवलप हो गई है ना। एक तो साइड इफेक्ट हुआ उसका, जमीन आपकी अधिकांश, जैसे अभी और डिटेल में आप जाओगे तो आप जो भी कट्टा ला के आते हो, खाद का लाते हो, अब तो 45 किलो का हो गया, 50 किलो का आता था पहले यूरिया का, देखते सभी जानते हैं, उस पर लिखी रहती थी 46% एन, यूरिया वाले पे, डीएपी पे लिखी रहती 18% एन और जो है 46% पी, यही लिखा रहता उस पर। अब आपको जो है उसने दिया तो 50 किलो में 23 किलो रह गई। यूरिया की बात करें, 50 किलो का कट्टा हो तो 23 किलो ही तो रह जाएगी यूरिया, तो 27 किलो। मट्टी रह गई ना, उस मट्टी ने सत्यानाश करा। क्या कन्वर्जन किया कि जो जमीनें आपकी ठीक ठाक थी, एक तो सॉलिड पेन डेवलप कर दी, दूसरा खारे कर दी जमीनें, खारे, रेजिडुअल इफेक्ट उसका खारा है। जितना यूरिया ज़्यादा इस्तेमाल हुआ उतनी ज़मीनें खारी हुई है। मथुरा की क्या हुई, पहले तुम चना करते थे, मटर करते थे, अब कहते नहीं होती, तो ये क्या हो रहा भैया? लगातार कर रहे हैं। 23 ही तो यूरिया, और 23 डाला था उसमें मिला है 13 भी नहीं। तो ये अब आपके लिए आवश्यक हो गया कि आप मृदा का परीक्षण जरूर कराएं, तब ढंग से खेती होगी। अभी कल हमारे पास एक फोन आया था, हमसे कहा डॉक्टर साहब तुम तो मरवा दोगे यार। हमने कहा भैया ऐसा हमने क्या करा? वो जो हमने रिकमेंडेशन भेजी है डिपार्टमेंट्स को, उसमें 174 किलो हमने वो लिख दिया डीएपी। आलू के खेत के लिए 174 किलोग्राम डीएपी रिक्वायरमेंट है कुल, मृदा परीक्षणों के आधार पर यहाँ के एवरेजन। तो वो तो भाई क्या कट्टा हम बने को 5 कट्टा, 5 कट्टे जा दे नहीं रही सरकार, होना चाहिए 12-12। जो हमारे यहाँ सॉइल टेस्टिंग से रिपोर्ट आई है उसमें एवरेज है ना आपका लिए निकल के वो 174 किलोग्राम की रिकमेंडेशन आई है मात्र। अब आपको चाहिए जो है 350-300 के आसपास, तो ज़मीन में कमी है, इसलिए आपको जो है अधिक लगा रहे हो। मैंने कहा अधिक लगाने से आपका उत्पादन, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो उनको तो हमने समझा दिया, मैंने कहा भाई जितनी मिल रही है उतनी ले ले, नैनो डीएपी लगा ले। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आपका उन्हीं 5 कट्टों में 6 कट्टों में काम चलेगा, बशर्ते आपकी मृदा स्वस्थ हो जाए।
मृदा स्वस्थ कैसे होती है कि वो पता कैसे चलेगा कि भाई अभी कोई आदमी सामान्य तौर पे कमज़ोर दिखने लगे, सामान्य तौर से जो सामान्य उसका स्ट्रक्चर है, तो ये तो महसूस होने लगेगा कि इसमें कोई ना कोई शरीर में कमी आ गई है। अब बीमारी कौन सी है ये कब पता चलेगा? जब उसका परीक्षण होगा, टेस्ट होगा। हो सकता है इसको टीबी हो सकता है इसको कोई अंदर लीवर काम नहीं कर रहा हो सकता है इसे कोई और बीमारी हो। तो मृदा परीक्षण के उपरांत ही आपको ये बताया जा सकता है कि आपकी ज़मीन में विशेष तौर पे किस तौर की कमी है। उदाहरण के तौर पे तुम सब मोटरसाइकिल वाले होंगे, हैं सब, हाथ उठाओ भैया कौन कौन मोटरसाइकिल है? अरे कम हाथ उठाए, बहन जी ना कह रहे हो, औरतों तो नहीं कह रहे हैं, तुम पे सब पे मोटरसाइकिल तो होगी। उसका एक वाशर कट जाए, तुम रोज सर्विस कराते रहना, उसका एवरेज नहीं आवेगा 30 से ऊपर आएगा। बताओ कर लोगे कुछ भी? केवल क्या कटा है? एक वाशर कटा है, मुश्किल से 5 रुपये हम डलवा लेते अगर कहीं भी डलवाते तो, लेकिन उसमें तो वो ऑयल टपकता है थोड़ा थोड़ा, और तुम्हारा एवरेज 50 दे रही थी, वो 30 35 25 पे अटक गया, और गाड़ी बढ़िया चल रही, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब खर्चा क्या बढ़ा कि पेट्रोल हर दूसरे दिन डलवा रहे हो तुम। यही हाल तुम्हारी खेती का हो गया। अब तो समझ में आ रही है, उदाहरण बहुत छोटे छोटे दे के समझा रहे हो नहीं है। अब जब मृदा का परीक्षण कराओगे तब पता चलेगा कि हो सकता है, मैं ये बात इसलिए कही है आपको वाशर वाली, कि आपकी ज़मीन आपके लिए आयन जो एक्सचेंज कैपेसिटी है उसमें बिल्कुल ठीक हो, डीएपी आपको पूरा दे रही हो एफिशिएंट तौर पे, यूरिया से आपको नाइट्रोजन पूरा दे रही हो, नहीं देगी उसमें कोई एक जिंक की कमी हो गई, कोई मेलिबेडिनम की कमी हो गई, कहीं सिलिकॉन की कमी हो गई, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कमी हो गई, आपका एक्सचेंज बदल गया पूरा। है बहुत छोटा है एलिमेंट, लेकिन अगर जरा सा भी कम है तो पूरी का पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है उसका डिस्टर्ब हो जाता है। मोटरसाइकिल का मैंने एग्जांपल दिया कि अगर उसमें जरा सा कहीं से तेल टपक रहा है, उसकी पैकिंग कट गई है, तो फिर आप रोज सर्विस कराओ, रोज पहुंचते रहो, लेकिन एवरेज वो नहीं देगी। इसी तरह से आपके मृदा का हिसाब किताब है। तो मृदा का परीक्षण कराना अति आवश्यक है। आप समझ में आ गया? अभी आलू में 10-12 दिन का टाइम है। अभी आलू में कितना भी, तो टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर के तौर पर नोट कर लो तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब तापक्रम आ जाए तब आलू की बुआई करना। अगेती वालों ने लगा दिया, जो आगे वाला करेंगे उन्होंने तो लगा दिया, आज पानी लगा रहे थे सूखे में, हमारे तो कुछ पानी देख रहे थे, लोग लगा रहे थे, लेकिन वो अली खोद लेंगे, ठीक है। असल जो आपको आलू ढंग से पैदा करने का काम है वो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अभी आने में टाइम है, कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, तब तक आप मृदा का परीक्षण करा लो। मृदा का परीक्षण बड़ा आसान है। एक तो यहाँ भी होता है, जहाँ आप बैठे हो इस सेंटर पे भी होता है राया में, दूसरा हमारा कृषि विज्ञान केंद्र पे होता है जहाँ हम लोग भी सॉइल का टेस्ट करके देते हैं। दूसरा, इस समय हमारे पास चंबल की वैन बनी हुई है, आई हुई है हमारे पास, वो सॉइल सैंपल कर रही है। गांव जिस गांव में कह देते हैं वहीं पहुंच जाती है, वहाँ सॉइल सैंपल टेस्ट करके दे आती है। अगर आप में से कोई हो तो हम राया का कोई गांव जिसमें 50 सैंपल का जीवन है, हम आपके यहाँ भिजवा देंगे। है पता, हम जब हटेंगे तब बोलेंगे, अभी तो हम पहले अपना बोल लें। पता तो हम बोल ही देंगे, चिंता ना करो। पहले आप जो कह रहे हैं तो हाथ उठा के ये अपने आप कमिटमेंट करो। आलू लगाने वाले हों, सरसों का तो टाइम आ गया है, तो सरसों वाले अभी भी करा सकते हैं, हम बहुत जल्दी रिपोर्ट दे देंगे। यहाँ करा लें, यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ ऑटो एनालाइजर काम कर रहा है गौतम जी, है कर रहा है, तो यहाँ तो बहुत जल्दी हो जाएगी। ऑटो एनालाइजर लगा, हमारे पास तो मैनुअल होती है, ऑटो एनालाइजर नहीं है हमारे पास, हम मैनुअली करके देते हैं। इनके पास तो ऑटो एनालाइजर है। ऑटो एनालाइजर का मतलब ऑटोमेटिकली वो एनालाइज कर दे, उसका नाम ही ऑटो एनालाइजर हो गया। इसीलिए इनका काम कर रहा है, हमारे यहाँ नहीं है यूनिवर्सिटी में, तो हमें ज़रूरत होती है तो वहाँ से कराते हैं। तो आप सॉइल का सैंपल हमको दे दें। सॉइल का सैंपल लेना बड़ा साधारण तरीका होता है। एक खेत आपका आयताकार हो या वर्गाकार हो या किसी भी शेप में हो, ठीक है। ये हथेली को जैसे आपने खेत मान लिया, इसको जो है 3 मीटर 2.5 मीटर बॉर्डर छोड़ देंगे इस पर, क्योंकि बॉर्डर का इफेक्ट हर सॉइल में होता है। तो बगल वाले ने दाने डाले थे ना, बुरके थे, तोड़ के वाके आपके भी आए थे, वहाँ की बॉर्डर की फसल सामान्य तौर पे मजबूत होती है हर एक की, या जहाँ पानी कम थोड़ा रुकता है वहाँ पानी मजबूत हो जाती है। पैचेस देखें आपने अपनी फसल में ही,
तो इतना बॉर्डर इफेक्ट छोड़ देते हैं। इसके बाद आप उसमें जिगजैग अपने मानसिक रूप, या चूना रखते हो तो चूने से बना लो, नहीं तो मानसिक रूप से बना लो ऐसे करके, ठीक है। और 6 से 7 जगह 8 जगह से 1 एकड़ खेत में से अलग अलग चिन्हित करने के बाद ऊपर की घास फूस हटा देनी होती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ले लें, ऊपर की पहले घास फूस छील देना अपनी खुरपी से या फावड़े से। इसके बाद गड्ढा खोदना है। अगर आपको जो आलू लगाना है, सरसों लगानी है, गेहूं लगाना है, तो 6 से 9 इंच तक का गड्ढा खुद गया, एक छोटा सा, ये फावड़े से कर लो या खुरपी से। वो मिट्टी सैंपल में नहीं रखनी होती। इसके बाद खुरपी लीजिएगा, जो गड्ढा बनाया था ना उसके साइड से ऐसे डालिएगा, बर्फी का था जैसे हलवाई ने काटते हैं ना, पर इकट्ठी जमाते हैं, ऐसे निकालिएगा और कोई साफ पॉलीथिन ले लेना, उस पर उसको इकट्ठा कर लेना, या बोरे पे इकट्ठा करिए, साफ पे, पॉलीथिन का नहीं, यूरिया का नहीं, जूट का कोई अच्छा बोरा हो उस पर। ये 7-8 जगह से आपको कार्रवाई करनी है, ठीक है। तो इसके बाद जो है 6-7 जगह जो आपको बताई, 8 जगह बताई, 10 बैठे, जितना कड़ा खेत हो उस हिसाब से बढ़ाते जाइएगा। सब जगह से मिट्टी लेनी है, उसको आपस में मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद पता चला वो मिट्टी 4 किलो हो गई, 5 किलो हो गई, 3 किलो हो गई, इतनी मिट्टी सैंपल में ज़रूरत नहीं पड़ती, 500 से 700 ग्राम ज़रूरत पड़ती है। आप हमारे पास 500 से 700 ग्राम कैसे लाओगे, तो उसको अच्छी तरह मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद हाथ से 4 जगह बांट दो, 2 आमने के कोई सामने के हटा दिए, फिर 2 मिला दिए। ऐसे करते करते 4-5 बार होगे प्रोसेस, तो वो आधा किलो से 750 ग्राम मिट्टी रह जाएगी। उस मिट्टी को लेकर के आप साफ पॉलीथिन में भरेंगे, नमक की नहीं होनी चाहिए, देख लेना भाई, बिल्कुल कोई साफ पॉलीथिन होगा उसमें रख देना। 2 पॉलीथिन इस्तेमाल करना, एक में मिट्टी रख लेना, दूसरे में अपना नाम, पता, खेत की पहचान और आप आगामी फसल कौन सी बोने जा रहे हो, उसके हिसाब से आपको हम फर्टिलाइजर की रिकमेंडेशन दे देंगे। ये तो सॉइल का काम हो गया। जिस तरह से हमारा फसलों का चक्र होता है, अब यहाँ से बात बिल्कुल बदल दे रहे हैं, ठीक है। हमारा फसलों का चक्र तो जानते हो भाई, आपको कहते हैं कि फसलों का चक्र इस्तेमाल कीजिए जिससे आपकी खेत की मृदा की उर्वरकता बनी रहे। अगर इसी में थोड़ा सा एक नया शब्द जोड़ लो, फर्टिलाइजर्स का चक्र भी होता है बंधु। आप अभी तक मात्र 2 ही फर्टिलाइजर पर 3 पटके हैं, आलू वाले 3 से चौथा जान गए हैं। जिंक डाल लेते हैं, कोई सल्फर डाल लेते हैं, पोटास डालेंगे, डीएपी डालेंगे, यूरिया डालेंगे, इसके अलावा कोई फसल चक्र नहीं है। कोई सा चक्र है? एनपीके कौन कौन डाल रहा है? कोई नहीं। 12, 32, 16 कोई नहीं डाल रहा। डाल रहे हैं? अरे मिला नहीं तब, डीएपी नहीं मिलेगा तब डालेंगे, हैं? डीएपी नहीं मिलेगा तो डालेंगे। अरे मैंने कहा डीएपी नहीं मिलेगा तो डालेंगे, नहीं तो साहब हम तो जो मैंने बताए इसके अलावा नहीं डालेंगे, है ना। इसी तरह से आपसे मेरा निवेदन है, फर्टिलाइजर्स का चक्र है। एक बार एनपीके डालो, नैनो का इस्तेमाल करो। जैसे अभी डीएपी की क्राइसिस रहेगी, आलू का उपचार नैनो डीएपी से करने के बाद वो एक छिड़काव डीएपी कर लो, बुआई जो है अपने पास 5 कट्टा मिलना है उससे कर लो, उत्पादन नहीं घटेगा, कॉस्ट भी आपका इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। क्या उपचार जो है नैनो से करेंगे, डीएपी से एक छिड़काव 30-35 दिन बाद नैनो डीएपी का कर देंगे, एक नैनो यूरिया का कर देंगे। इसके अलावा जो है आपके पास 5 कट्टे जो सरकार की तरफ से आपको इजीली मुहैया कराए जा रहे हैं, उसके माध्यम से आप बुआई कर लीजिए। आपका 1 हेक्टेयर में उत्पादन घटने की बिल्कुल संभावना नहीं रहेगी, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। तो अब आप लोग कोई प्रश्न पूछ लो, क्योंकि 5 मिनट बहुत कम होते हैं, हम अगर बोलेंगे तो कोई नए टॉपिक पे या इसी से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा तो ख़त्म करने में ज़्यादा समय लग सकता है। तुम बताओ कोई पूछना चाह रहे हो तो। लेकिन मेरी 2 बातें ज़रूर याद रखना, मैंने संक्षेप में जो बता दी। एक तो मृदा का परीक्षण जरूर करा लो, इससे एग्जैक्ट बीमारी पता चलेगी। जैसे वासर कटने वाली हो, आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन आपका उत्पादन नहीं बढ़ रहा। दूसरा, आपको एक काम करना है कि ये फर्टिलाइजर का चक्र आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कभी आइएगा, हम फर्टिलाइजर्स के चक्र बता देंगे आपको कौन कौन से चक्र होते हैं। उन चक्रों का इस्तेमाल करोगे तो आपकी सॉइल में बैलेंस फर्टिलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आलू हाई फीडर क्रॉप है, आलू को जो है फुलाने के लिए भी कुछ डीएपी की जरूरत, फुलाते हैं उसको पोटास से, लेकिन पोटास काम कब करेगा? अच्छा, एक पोटास पे और 2 मिनट बोल जाए, इसके बाद फिर तुम्हारा पोटास को लेके भ्रांति है भाई।
एक हमारे साथ ही हैं मैडम स्मिता जी, और एक हमारे डॉक्टर ब्रजमोहन जी बैठे हैं, ये दो हैं। ये बच्चों पे बहुत लाड़ करते हैं। तो आजकल ये हेल्थ टॉनिक बहुत चल गए हैं, उनने भाई साहब पिला दिया। मैडम है बाकायदा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। सीमा भदौरिया नाम है, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सीमा भदौरिया, उसमें RBS कॉलेज में बॉटनी की प्रोफेसर हैं। बच्चे को पिला दिया, अब बच्चा छोटा हाथी सा हो गया एकदम। अब आलू में ऐसा, मेरा इसलिए बताया तुमको, हर चीज की एक लिमिट है। पोटास से आलू फूलता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पोटास की एक बड़ी परेशानी है, पोटास में लग्जरी कंजम्पशन हो जाता है। ये एग्जाम्पल मैंने तुमको इसलिए दिया था। लग्जरी कंजम्पशन ये है कि अभी रूखी रोटी मिल रही है, चुपड़ के मिल जाए तो आनंद, और घी और मिल जाए रख के उसके रोटी के ऊपर तो और आनंद। क्यों भाई? तो जितनी आपको पोटास की डोज बताई जाए उतने ही इस्तेमाल करिएगा, वरना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, लग्जरी कंजम्पशन हो जाएगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा। फर्टिलाइजर महंगा है, पोटास महंगा आता है ना, तो उसकी यही विशेषता, अगर आपको 50 किलो की ज़रूरत है आलू फुलाने तक, तो 50 किलो तक तो काम करेगा, लेकिन 80 किलो काम कर जाएगा। होगा वही कि वो घी रख के रोटी खा लोगे, आलू का उत्पादन नहीं बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। थोड़ी चमक पटेगी और ज़्यादा हो गई तो वो फट भी जाएगा, नाइट्रोजन ज़्यादा हो गई तो फट जाएगा, ये भी देख लेना। क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो, देखो हमने कहा बोलेंगे तो हमें तो सुबह शाम हो जाएगी। कार्बन नाइट्रोजन का रेशो बिगड़ गया तो आलू में ऐसी दरार बन के आएंगी और आलू फटने लगेंगे। चलिए, मेरे को आप भैया ग्रीन टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने मुझे समय दिया। मृदा परीक्षण में, अच्छा हम 2 मिनट और बता दें, लगभग कितने पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है पौधे को? 16 से ज़्यादा की पड़ती है। वैसे तो आजकल 22 हो गए हैं, लेकिन 16। अरे रुको जाओ, अभी तब पूछूंगा तब बताना, अभी तो मैंने तुमको दी नहीं थी जानकारी, क्योंकि पर्ची आ गई थी। मैंने आपको 2 जानकारी इंपॉर्टेंट दी थी कि आपके लिए रिकमेंडेशन कितनी की है, की थी कि DAP आपको कितनी डालनी है। जो हमने रिकमेंडेशन भेजी, आपकी जितनी सोसाइटी है उसके बाहर लगी होगी, कितनी DAP लगानी है ये बताना। आप बता दोगे? अब सबने सुनी है ना, हमने यहाँ से बताई थी कि आपके लिए रिकमेंडेड डोज जो है लिख के हर सोसाइटी पे भिजवा दी गई है, तो कट्टे उसी के हिसाब से मिलेंगे। 5 कट्टे मिलेंगे आपको। मैंने एग्जैक्ट मतलब 174 kg। अरे अभी बताना था यहीं से, हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं, मैडम नोट करेंगी, बाद में सबसे पूछेंगी। चलिए दूसरा बताओ भाई, ये नहीं है, मैंने देख ही नहीं पाया कौन, दूसरा बताइएगा। चलिएगा, आलू में मैंने नैनो छिड़काव की बात की थी, कितने दिन बाद करना चाहिए? देखो अजय मैडम देखेंगे किसने पहले उठाया। ऐसे मैडम नहीं, वही ऐसे है। नहीं, ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करना है आपको, हाथ खड़ा करना करिए, है। किसने सबसे पहले करा है और कितना डालना ये भी देख लीजिए भैया। आपने हैं 30 से 35 दिन बताया। अरे 30 से 35 दिन, बताओ। 30 से 35 दिन बताए। हाँ बताओ कितना, आप ये तो बताओ, ये बताई नहीं हमने। ना बताया। हाँ ये हमने बताई नहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ, नहीं तो आप ही विनर होगे, चिंता ना करो। ये बताओ डालोगे कितना? समय का अभाव था तो हम बहुत कम, वो बताएंगे। देखो बताओ। हाँ 500 ml पर एकड़ कितने पानी में? पानी में 100 लीटर से 150 लीटर पानी तक। वेरी गुड, ताली बजाओ भैया इनके लिए। आ जाओ भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक ये इनाम पाने के लिए। और आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज का कार्यक्रम हम यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मथुरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आत्मा, आरडिया फाउंडेशन, KVK, उद्यान विभाग, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और इंडिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से कर रहे हैं। तो क्या क्या आधुनिक चीज़ें हैं जो आपकी खेती को और सहज सरल बना सकती हैं, इन विषयों पर भी बात करेंगे। उन्हीं में पहला विषय है कि कौन कौन से ऐसे क्रॉप सॉल्यूशंस हैं जो आपकी पोटैटो क्रॉप यानी कि आलू की फसल को सुरक्षित पैदावार दिला सकते हैं और अच्छी गुणवत्ता युक्त पैदावार आपको मिल सकती है। साथ ही इंडिया का परिणाम
हर किसान के नाम। ये कैंपेन क्या है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की, इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर मनु बहादुर जी हैं, एसएमई धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर एक बार प्लीज़ मंच पर आएँ और विषय से हमारे किसानों को अवगत कराएं। एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। और आप सभी से कहूँगी कि पूरे विषय को ध्यान से सुनिए, तमाम बिंदुओं को नोट करते जाइए, सवाल पूरा सुनिएगा और फिर पूरा जवाब दीजिएगा। सर आइए। राम राम जी। आवाज एक आई है, जब तक सबकी नहीं आएगी तब तक राम राम जी होगी। राम राम जी। आपके लगा तो सही नहीं कि राया के अंदर आके बैठ के मीटिंग भी हो रही है किसानों की। तो मैं धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से मनु बहादुर, जो अधिकारीगण हैं आए हुए उपस्थित, उनका और जो मेरे अन्नदाता हैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई। डॉक्टर साहब को टाइम तो कम दिया, लेकिन मेरी भी इच्छा ये हो रही थी कि इन्हें अभी 1 घंटा और सुनते रहें। वो बड़ा अच्छा लग रहा था सुनते हुए। कारण क्या था कि इन्होंने मिट्टी को इतने सहज उदाहरण के साथ समझा दिया, तो मुझे लगता कि शायद बच्चा भी बैठा होगा ना, वो भी समझ गया होगा। तो इसी सहज तरीके से मैं भी कोशिश करूंगा आप सबको बात करने की आलू के बारे में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू एग्रीकल्चर। भारत के अंदर बहुत सारे व्यापार हैं सर, हर व्यापार भारत की तरक्की में आगे जा रहा है, भारत को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लेकिन एज ए धानुका हम भी चाहते हैं कि भारत का ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन हम करना चाहते हैं कि हम अपनी खेती के द्वारा भारत के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाएं जो दुनिया को चमके। यही धानुका का हमारा सिद्धांत है कि हम भारत के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन परिवर्तन चाहते हैं हम खेती के द्वारा। क्योंकि आज भी 70% जो भारत के अंदर जनसंख्या है वो आज भी कृषि से संबंधित है। तो हम इसके द्वारा चाहते हैं, तो उसी के बारे में मैं आगे बातचीत करूंगा। उससे पहले एक छोटी सी वीडियो। मेरा मुन्ना, पता है जब 9 महीने का था सिर्फ अपनी माई और बाबा को जानता था। पर आज उसके नाम से हमें पूरा गांव जानता है। मेरा मुन्ना कुछ अच्छा करेगा। पर जानता हूं वो जो भी बनेगा वो सपना सिर्फ उसका ही होगा, और मेरा सपना मेरा मुन्ना। मेरा एक ड्रीम है कि मैं सबके ड्रीम को पूरा कर सकूं, वो बन सकूं जो अपने से पहले सबके लिए सोचता है, जो अपने हार्डवर्क से हर दिन हमारा पेट भरता है, मिट्टी की रक्षा से लेकर पूरे विश्व को खाने की सुरक्षा देता है। वो देश का अभिमान है, देश की शान है, और मैं वही शान बनना चाहता हूँ। हाँ, मैं किसान बनना चाहता हूँ। भविष्य के आधुनिक किसान बनने के बुलंद इरादे को धानुका नमन करता है। इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। ये कहीं आपके जीवन से संबंधित है? सिंपल सवाल है मेरा सर। कैसे? अब मैं दूसरा सवाल पूछूं सर। जो इस वीडियो में कहा गया कि वो कोई किसान चाहता है मेरा बच्चा बड़ा होकर खेती करे? बड़ी अच्छी बात है। देखो सर, इसमें एक शब्द यूज हुआ था, इंडिया का परिणाम हर किसान के नाम। तो हमारा ये क्यों शुरू किया था? जब कोविड हुआ था, और कोविड के समय जब पूरा देश
रुक गया था, रेल के पहिए तक रुक गए थे, सब कुछ रुका था, लेकिन एक चीज़ तब भी लगातार चल रही थी और वो चल रही थी किसान और उसकी खेती। और आपके उसी बल ने एक चीज़ बड़ी सिद्ध की थी कि जिस समय विकसित देशों के जो बड़े बड़े देश कहे जाते थे अमेरिका जैसे, उनकी भी जीडीपी डाउन हो गई थी, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था डाउन नहीं हुई थी, बढ़ी नहीं थी, लेकिन वहीं पे स्थिर रही थी। तो आप लोगों ने ये भी सिद्ध कर दिया था कि आप केवल अन्नदाता नहीं हैं, केवल अन्न नहीं दे रहे, आप जो किसान हैं मेरे दोस्त, वो सारे किसान भारत की अर्थव्यवस्था का चौथा मुख्य स्तंभ है। और इसी के लिए हमने ये नारा चलाया था कि भाई पूरे इंडिया का परिणाम हर किसान के नाम होना चाहिए, क्योंकि खाली आप आज अन्नदाता नहीं हैं, आप अन्नदाता होने के साथ साथ हमारे भारत की समृद्धि के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए चौथे मुख्य संबंध हैं। तो इंडिया का परिणाम हर किसान के नाम। अब दूसरी चीज, बनना कोई नहीं चाहता, लेकिन आपने एक न्यूज पढ़ी होगी पिछले साल भारत नंबर 1 पे हुआ। किस चीज में हुआ था? जनसंख्या में। हमने चीन को पीछे छोड़ा, लेकिन जनसंख्या हर एक देश की बढ़ रही है, खाली हमारी नहीं बढ़ रही। अब जो जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको खाने के लिए अनाज चाहिए, वो अनाज कहाँ से आएगा? मिट्टी से। अब ये सोचिए आप कि ये बिल्कुल अपोजिट है, जनसंख्या बढ़ रही है, खाने वाले बढ़ेंगे, खाने वाले बढ़ेंगे, तो जिससे पैदा होगा वो चीज़ घटेगी, वो आज भी घटती जा रही है। हो सकता है आगे आने वाले 10-15 साल के अंदर हालात ये हो कि पूरा देश पीछे पीछे और किसान आगे आगे हो सकता है, नहीं हो सकता सर? तो ये उस भविष्य की बात हो रही है, और अगर आज हम उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो हम कहीं पीछे रह जाएंगे। उसका कारण भी क्या है? खेती हम कई साल से करते आ रहे हैं सर, लेकिन खेती के अंदर टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बदल रही है, हर दिन बदलती जा रही है टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी को आप तक कौन लेके जाएंगे? या तो हम लेके जाएंगे, या हमारे जो वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, ये हम सब इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। तो हमारा मकसद आपको आलू की खेती करना नहीं है कि आलू की खेती कैसे करते हो आप हमसे ज़्यादा अच्छा बता सकते हो, लेकिन उस खेती के लिए क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या हमारे साथ समस्याएं, उनके बारे में बातचीत करने के लिए हम आपके बीच में आते हैं। तो उसी में अगर मैं सबसे पहली कड़ी बात करूं तो आज मैं केवल नई टेक्नोलॉजी की बात करूंगा। तो यही हमारा ध्येय है, यही हम चाहते हैं कि किसान किस तरीके से समृद्ध हो सकता है और उसकी जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए हम क्या नए समाधान दे सकते हैं। डॉक्टर साहब के लिए मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये मेरा भी विषय था, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था डॉक्टर साहब को सुनने के बाद कि उन्होंने इतने आसान उदाहरण के साथ समझाया। मेरा आधा काम तो डॉक्टर साहब ने कर दिया, थैंक यू डॉक्टर साहब। अब आप ये बात करते हैं, मिट्टी जो जमीन है हमारी घट रही है, मिट्टी जिसको हम माँ भी कहते हैं, एक जिसने पैदा किया और उसके बाद पूरे जीवन जिसने हमें खिलाना है वो मिट्टी से ही आना है, और उसके बाद हम जब जाएंगे तो जाएंगे भी तो मिट्टी में ही मिल जाएंगे। तो आप आज नहीं, आज से 15 साल की कंडीशन बाद की सोच के चलें और 15 साल पहले दोनों कंडीशनें सोचें। क्या 15 साल पहले जैसी मेरी ज़मीन थी आज वैसी ज़मीन है? और जैसी आज हो गई है, अगले 15 साल बाद जब खाने वाले डबल हो चुके होंगे और ये घट चुकी होगी, उस समय कंडीशन कैसी होगी? हो सकता है कि हमारे बच्चे आने वाले ये बोलें कि पिताजी मेरे लिए सब कुछ छोड़ के गए, लेकिन मिट्टी किसी मतलब की छोड़ के नहीं गए। क्योंकि खेती के लिए जितनी सब चीज़ें ज़रूरी हैं, सबसे मुख्य ज़रूरी है मिट्टी। मिट्टी है तो खेती है, अगर मिट्टी नहीं है तो खेती नहीं हो सकती। तो जब तक मैं अपनी खेत की मिट्टी को अच्छा नहीं करूँगा तब तक मैं खेती में सफल भी नहीं हो पाऊँगा। गलत तो नहीं सर? इसी के बारे में मैंने 5 मिनट बात करनी है केवल, और 5 मिनट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने इतना आसान कर दिया मेरे लिए कि वो कनेक्शन सीधा डायरेक्ट ही जाता है। मिट्टी बदली क्यों? सबसे पहला सवाल तो ये,
मिट्टी बदलने का कारण है कि पहले 2 फसलें लेते थे, आज हम 3 फसलें ले रहे हैं। ठीक है सर, पहले हम 2 फसलें लेते थे, आज 3 फसलें लेते हैं। 3 फसलों के बाद गलत नहीं है, विज्ञान तो ये कहता है 4 कैसे ले 5 कैसे ले, क्योंकि आने वाला समय ऐसा ही है, मिक्स क्रॉपिंग की बात चल रही है। तो एक तो हमने ज़मीन से लेना ज़्यादा शुरू किया, दूसरा हमने ज़मीन को देना भी ज़्यादा शुरू किया, लेकिन देने का तरीका बदल गया। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आज की डेट में हम खाद, यूरिया, DAP, पोटास, जिंक, सल्फर इनको डाल रहे हैं, जितनों भी लोग हैं अब सब केमिकल हैं। पहले साल में किसान एक बार गोबर की खाद डाल दिया करता था। इसके अलावा अगर 2 फसलें लेते थे तो बीच में ग्रीष्मकालीन जुताई भी हो जाती थी, या ढैंचा या रिज का कोई ना कोई हरी खाद कटती थी। तो ना तो आज ढैंचा रिज का कटता, ना कटता आपका गोबर की खाद, सबको ही पता है कितनी अवेलेबल है। तो ये क्या होते थे, ये जीवाश्म, जो डॉक्टर साहब ने शब्द नाम लिया ना, जीवाश्म, कार्बनिक तत्व, वो क्या करता था, जब खेत में पानी लग के सड़ता था तो मिट्टी को मुलायम बनाता था। जब मिट्टी मुलायम बनती थी तो वो उपजाऊ होती थी। वो चीज़ आज हो गई ख़त्म। आप 6 इंच नीचे देखिए, 6 इंच नीचे की मिट्टी आपकी इतनी टाइट हो चुकी है, बिल्कुल पत्थर की लेयर बनती जा रही है, तो उसमें खेती नहीं हो पाएगी। तो एक तो कारण ये हो गया। दूसरा, अगर मैं सारे किसान बैठे हैं, मैं एक ही सिंपल सवाल पूछूंगा, आपके खेत में यूरिया कितना जाना चाहिए, वो कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है सर? आप स्वयं या आपकी फसल? मैं बताऊं? आपके खेत में यूरिया कितना जाना चाहिए वो आपका पड़ोसी निर्धारित करता है। अगर उसने 1 डाला है तो मैं 1.5 डालूंगा, उसने 1.5 डाला है तो मैं 2 डालूंगा। हम इस मारामारी में हैं, क्योंकि गांव का सबसे बड़ा चौधरी तो वो जिसका खाद सबसे ज्यादा है, मैं उससे कम कैसे रह जाऊंगा? ना हो तो बता देना, गलत नहीं है सर, यही हो रहा है, हम देखा देखी कर रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते खाद डाला, किसी ने देखा मुझे नहीं पता, मैंने ये नहीं देखा मेरे पड़ोसी ने पिछले हफ्ते खाद डाला या नहीं डाला, लेकिन अगर अगले हफ्ते मुझे उसको 1 कट्टा दिख गया ना डलता हुआ, तो मुझे भूख नहीं लगनी जब तक मैं 1 कट्टा नहीं डाल आऊंगा। अब कहानी यहाँ पे है कि वो पौधे ने कितना लिया वो तो मुझे पता ही नहीं, जमीन को कितना जरूरी था पता नहीं, लेकिन मैंने डाल दिया। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। अब अगर मिट्टी को सुधारना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मिट्टी को जीवाश्म खाद देना पड़ेगा। अब जीवाश्म खाद आता है, या तो आता है आपका गोबर की खाद से, या आप कोई हरी खाद काटो के खेत में उससे आएगा, या उसके बाद एक नई टेक्नोलॉजी और है जिसके बारे में मैं आपको बातचीत करूंगा, और वो टेक्नोलॉजी है धानुका ने जो दी है, माइकोर सुपर। ये माइकोर सुपर 2 कदम आगे, ये वो टेक्नोलॉजी है, ये वही काम आपके खेत में करता है जो जाके खेत में आपकी देसी खाद किया करती है। मतलब सबसे पहला क्या काम करता है, ये मिट्टी को मुलायम बनाना शुरू करता है, और मिट्टी का मुलायम होगी जितनी उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ये एक तरह का फफूंद होता है, माइकोर सुपर एक तरह का फफूंद होता है जिसे माइकोराइजा बोलते हैं। इसकी क्या खासियत होती है, जैसे ही आप इसे खेत के अंदर डालते हैं ना, तो ये आपकी जड़ के साथ संबंध बनाता है। जड़ के साथ संबंध बनाएगा तो समझ जाइए आपकी पौधे की जड़ें बढ़ गई। तो ये 2 ही काम करेगा। सबसे पहला काम करेगा, ये मिट्टी को मुलायम बनाएगा। दूसरा, जिस खेत में आपने इसको डाल दिया, ये माइकोर सुपर आपकी पौधे की जड़ें 8 से 10 गुना तक बढ़ा देता है। और आप भी जानते हो, अगर पौधे की जड़ बड़ी होगी, हम जिस मकान में रहते हैं, मकान कितना मजबूत है, आपने जितना मर्जी ऊपर सीमेंट लगा दिया, मकान मजबूत नहीं होता जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं होगी। तो पौधे की नींव क्या है? पौधे की नींव होती है पौधे की जड़। अगर आपकी पौधे की जड़ मजबूत होगी तो आपका पौधा मजबूत होगा। तो ये 2 काम करता है, एक तो आपके पौधे की नींव को बढ़ा देता है, पौधे की जड़ बढ़ने से फायदा क्या होता है वो भी दिखाता हूं। आप जो खाद डालते हैं, पौधे पे डालते हैं या पूरे खेत में छिट्टा लगाते हैं? पूरे खेत में छिट्टा लगाते हैं। आपके पौधे ने कितना लिया? आप वो भी नहीं बता सकते सर, परसेंटेज में भी नहीं बता सकते। मैं तो सिंपल भाषा जानता हूं, किसान का बच्चा हूं जी मैं तो इतना जानता हूं, जितने में पौधे की जड़ फैली हुई थी वो तो खाद ले लिया, और जो पौधे की जड़ से दूर रह गया वो खाद या तो नीचे निकल गया
या हवा में नाइट्रोजन होता है उड़ जाता है, या आपकी ज़मीन में रह गया। अब ज़मीन में रहने के बाद क्या करता है, ज़मीन में रहने के बाद ये नहीं कि वो फिर आपके पौधे को मिलने वाला, वो फिक्स हो जाता है, जिससे कि मिट्टी धीरे धीरे ऊसर होना शुरू हो जाती है और वो लेयर बनती चली जाती है। अगर आपकी पौधे की जड़ें माइक्रोर सुपर डला हुआ हो और 8 से 10 गुना बढ़ा हुआ हो, तो जितनी पौधे की जड़ें फैली हुई हैं उतना ज़्यादा खाद आपके पौधे को मिलेगा। मतलब अगर आप माइक्रोर सुपर को खेत के अंदर डालते हैं तो आप अपने खाद की मात्रा को भी घटा सकते हैं। 15% 20% तक आप यूरिया DAP अपने खेत में कम कर सकते हैं, वो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। तीसरा एक चीज़ और है, बाजार में माइकोराइजा बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन आपको मेरे ख्याल से बहुत कम ये बताते होंगे कि माइकोराइजा मतलब जीवित जीवाणु। अब जीवित जीवाणु अगर हैं, अगर आप उसे किसी केमिकल खाद के साथ मिला के डालेंगे तो वो आपके जीवाणु मर जाएंगे। अगर वो जीवाणु मर गए आपके, तो ये समझिए आपको कितना यूज हुआ, जितने बचे उतनों से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बहुत सी बार ये कह देते हैं कि जी आप इसे खाद के साथ ना डालें, इसे बाद में डाल दें अकेला, लेकिन खाद केमिकल तो आपका खेत में अवेलेबल है, वो तो जैसे ही ज़मीन में नीचे जाएगा बाद में भी, तो वो तब भी रिएक्शन करके जीवाणु मारेगा। तो माइक्रोर सुपर में हमने क्या किया हुआ, इसको FFT टेक्नोलॉजी में परिवर्तित किया हुआ। FFT टेक्नोलॉजी का मतलब उसके ऊपर एक फिल्म चढ़ा दी है जीवाणुओं के ऊपर। जैसे कैप्सूल है ना, गोली में कैप्सूल खाते हैं, कैप्सूल क्यों खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो दवाई होती है वो बहुत कड़वी होती है, लेकिन मेरे बीमारी को सही करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है, जाना चाहिए, जो मैं जीभ के द्वारा नहीं ले पाता, तो उसको क्या करते हैं, कैप्सूलेटेड कर देते हैं। जब कैप्सूल खाते तो कैप्सूल अंदर खत्म हो जाता है और वो दवा मिल जाती है। उसी तरीके से इसको भी कैप्सूलेटेड किया है, क्योंकि ये भी ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी जीवाणु है। तो जैसे ये जाएगा तो केमिकल खाद, चाहे आप DAP के साथ मिलाएं, चाहे यूरिया, किसी भी केमिकल खाद के साथ मिला के डालेंगे, तो ये कैप्सूलेटेड होने की वजह से आपस में रिएक्शन नहीं करते। देसी खाद अपना काम करता रहेगा और यूरिया आपका अलग काम करता रहेगा। तो इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है, इसका एक भी जीवाणु मरता नहीं है। अब आपको ये तो पता लग गया कि ये माइक्रोर सुपर करता क्या है, क्यों बढ़िया है, ये भी पता लग गया। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सर, अगर किसी भी चीज़ का रिजल्ट लेना है तो सही मात्रा, सही समय, 2 चीज़ें आवश्यक हैं। ये आलू, गन्ना और कपास 3 फसलों में तो जाता है 8 किलो एकड़, इसके अलावा बाकी सब फसलों में ये 4 किलो एकड़ जाता है। अब जब मैं बात करूँगा आलू की, आलू कहाँ लगता है, जड़ में। अगर आपके पौधे की जड़ छोटी होगी तो आलू कैसा लगेगा, और आपके पौधे की जड़ बड़ी होगी तो आलू कैसा होगा, बड़ा होगा। तो जब आलू में 8 किलो लगने की बात होती है तो हम हमेशा ये बोलते हैं 8 किलो कभी भी एक साथ नहीं लगाना चाहिए। 4 किलो तो आप इसे अपने खेत के साथ DAP जब डालते हैं तैयार करते समय DAP के साथ 4 किलो डाल दें, और 4 किलो जब आप पहला पानी या पहला खाद लगाते हैं लगभग 18-20 दिन पे, जब मिट्टी भी चढ़ाते हैं, दूसरा 4 किलो आपको उस समय पे डाल देना चाहिए। ये 2 बारे में डालना है तो आपके पौधे की जड़ें आप स्वयं दिख जाएंगी। जो साइड वाली जड़ें होती है ना, खाने वाली जड़ें, वो आपको मिट्टी के ऊपर तक दिखेंगी फैलती हुई, जो कि ये आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही हैं। ये एक ट्रायल था, इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, केवल इतना बोलूँगा। एक येलो लाइन की हुई है, येलो लाइन वो यही है कि जिसके अंदर माइक्रोर सुपर लगा था और जिसके अंदर माइक्रोर सुपर नहीं लगा था, वहाँ पे देखोगे टिलर्स, जिसको बोलते हैं ब्यात, पौधे में 1 ब्यात फालतू था। दूसरी चीज़ क्या थी, नंबर ऑफ ट्यूबर्स, मतलब आलुओं की गिनती लगभग समान थी दोनों के अंदर। एक में 16 निकले थे माइक्रोर सुपर वाले में, दूसरे में 15 था। लेकिन सबसे बड़ा फर्क था आलू के साइज का। आलू के साइज की अगर बात करूं, जिसमें माइक्रोर सुपर लगा हुआ था उसमें मोटा साइज, जो गोल साइज बोलते हैं, वो 7 दाने थे, बाकी में दूसरे में 5 थे और तीसरे में 2 थे। ये फ़र्क खाली माइक्रोर सुपर से आ गया। तो इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना फ़र्क पैदावार पे पड़ता है। ये हैं पौधे की जड़ें आलू में जो माइक्रोर सुपर से लगती हैं। मैं इसके बाद आशीष जी को रिक्वेस्ट करता हूँ, डॉक्टर साहब आएँ और एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में ये आपसे बातचीत करेंगे। और गंभीर नहीं, मैं तो बोलूँगा जितना मिट्टी की जांच जरूरी है, जितना मिट्टी का स्वास्थ्य जरूरी है, उतना ही जरूरी है बीज का स्वास्थ्य। अगर बीज अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, अगर बीज भी अच्छा नहीं होगा तो भी अच्छा नहीं हो सकता पैदावार। तो डॉक्टर साहब, ओवर टू यू।
धन्यवाद सर। सबसे पहले राम राम सभी किसान भाइयों को। तो अभी तक हमने बात की मृदा के ऊपर कि हम अभी तक मिट्टी को कैसा अच्छा बनाएं, कैसा हम उसके लिए काम करें कि मिट्टी हमारी बढ़िया रहे। तो अब हमारी एक जो सबसे मुख्य समस्या आती है, हम कई बार देखते हैं कुछ रोग आते हैं हमारे आलू की फसल में। तो मिट्टी के ऊपर हमने बात कर लिया, अब उन रोगों के ऊपर बात करते हैं कि कौन से रोग आते हैं, उनके लिए हम क्या सबसे बढ़िया निदान उसका कर सकते हैं हम। तो उसके ऊपर हमारी चर्चा अब शुरू करते हैं। तो ये देखिए, कोई भी रोग, हम पहले उन रोगों के ऊपर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से रोग हमारे जो मुख्य आते हैं जिनसे हमारा नुकसान होता है आलू की फसल में। तो अगर हम उन रोगों की बात करें तो ये देखिए, आप ये फोटो देख के समझ पा रहे हैं, बीच वाली फोटो जो है, बीच वाली जिसके ऊपर लाइन लगी हुई है, इसको आपको देख के समझ में आ रहा होगा। ऐसा कई बार अपने खेत में आ जाता है, जिसको हम काली पपड़ी भी बोलते हैं। आता नहीं आता? आ जाता है अपने खेत की, अपनी फसल में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद अगर हम एक और फसल आती है हमारी कॉमन स्कैब, चेचक जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चेचक आप सभी लोग बोलते हैं कि आलू के ऊपर अपने धब्बे पड़ जाते हैं। ये आता किसकी वजह से है? इसकी अगर हम बात करें तो हमारा एक जीवाणु होता है, ये कोई फफूंदी नहीं है, एक जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिस। तो इस बैक्टीरिया की वजह से ये रोग आता है। तो ये रोग आएगा, ये क्या है कि मिट्टी और बीज जनित रोग है। ये मिट्टी के अंदर क्या होगा, पिछली साल आपने जहाँ पे आलू की फसल लगाई थी, तो उससे क्या होंगे, उसके जो बीजाणु होंगे एक तरीके से फफूंदी के जीवाणु के, वो पहले से ज़मीन में होंगे। और जैसे उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो अपना बढ़वार करना शुरू कर देंगे। तो उससे इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक और इसका मुख्य कारण क्या है, बीज। तो हमें बीज क्या है, बढ़िया लेना चाहिए। तो उससे अगर बीज हमारा स्वस्थ है, बढ़िया बीज है, तो उससे भी इसका रोग आने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और इसके एक और मुख्य कारण क्या है, जैसे हम बात कर रहे थे मिट्टी के अंदर ज़्यादा हम हमारी खाद डाल रहे हैं, जो रासायनिक खाद डाल रहे हैं, तो उससे हमारा एक क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारा जो पीएच होता है, एक तरीके से मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो बढ़ जा रहा है। हमारा यूजुअली जो होना चाहिए 5.5 से 6 होना चाहिए। हमारी जो आप मिट्टी की जांच कराएंगे उसके अंदर लिखा आता है पीएच हमारा, लेकिन लगातार रासायनिक खादों के उपयोग से ये 7 से ऊपर हो जाता है। और जब अपना जैसे ही हमारा पीएच मान बढ़ता जाता है तो इस रोग के आने की संभावनाएं हमारी बढ़ती जाती हैं। तो इस पर, और इससे क्या होगा, इससे आपका क्वालिटी का नुकसान ज़्यादा होगा। आपको आलू जो आएगा उसके ऊपर इतने बड़े बड़े धब्बे होंगे, इतने गड्ढे होंगे। तब जब आप इसको मार्केट में लेके जाओगे, जब आप इसको बेचने जाओगे, तो इसकी जो बिजनेस वाली जो पावर है, एक तरीके से जो उसका बिकाई का रेट है, वो हमें कम मिलेगा। तो इससे हमारा गुणवत्ता में बहुत नुकसान होगा। उसके बाद एक हमारा और जो मुख्य रोग आता है, एक रोग तो हमारा आगे हो गया चेचक। दूसरा रोग आता है काली पपड़ी की समस्या, जिसको ब्लैक स्कर्फ बोलते हैं या काली पपड़ी बोलते हैं हम अपनी देसी भाषा में। तो इस रोग में क्या होता है, इस रोग में अपने आलू के ऊपर, जैसे ये फोटो में हम देख पा रहे हैं, इसमें क्या होगा, आपके आलू के ऊपर छोटी छोटी पपड़ी बन जाएगी, काली काली पपड़ी। और इसको जब खरोचेंगे ना हाथ से, उससे क्या होगा, अपनी ये काली पपड़ी उतर जाएगी आराम से। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा, अपनी गुणवत्ता का नुकसान होगा। जब हम अपनी आलू की फसल को, जितनी हमने मेहनत से उगाई है, तो उसको जब हम मार्केट में लेके जाएंगे, उसको बेचने जाएंगे, तो वो दाम हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारा इस रोग से नुकसान होता है। उससे अलावा क्या होगा, ये रोग आता कब है, आएगा कब, जब अपनी मध्यम ठंड शुरू हो जाएगी और उसके साथ साथ जो वातावरण में थोड़ी नमी होगी, उस समय पे ये रोग आना शुरू हो जाएगा। जब अपना तापमान लगभग 23 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, उस टाइम पे ये रोग आना शुरू हो जाता है हमारा। अब देखिए फैलता कैसे है, ये भी उसी तरीके से फैलता है। ये एक फफूंदी जनित रोग है। जो पिछला हमने रोग बताया वो जीवाणु जनित रोग था, एक फफूंदी जनित रोग है। इसकी जो फफूंदी के जो बीजाणु होते हैं वो ज़मीन में पहले से रहते हैं, और जब उसको आलू की फसल मिलती है या फिर वातावरण जो 23 डिग्री तापमान बता रहे हैं, ये सब मिलता है, तो उससे हमारा क्या होगा, वो फफूंदी अपनी विकास करना शुरू कर देती है और अपने आलू के ऊपर ये हमारे धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, ये बताइए कि ये रोग आपके खेत में आते नहीं आते, ये समस्या है या नहीं आपके खेत में? आते हैं। तो अब इसका समाधान देखते हैं कि इसके लिए हम सबसे बढ़िया समाधान क्या कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए हम क्या, इसके पहले हम नुकसान क्या होगा, उपज में हमारी लगभग 30 से लगभग 50% हमारी कमी होगी। और उपज में कमी तो होगी। उससे हमारा दूसरा नुकसान क्या होगा, जो हमने बात की, हमें वो रेट नहीं मिलेगा जो हमें रेट मिलना चाहिए हमारे आलू का, वो भी नुकसान इसके अंदर हमारा होगा। उससे एक बात और क्या होगी, जब फफूंदी अगर शुरू की अवस्था में अटैक करेगी आलू की, अपना जो आलू का हमने लगाया है, बीज लगाया है, तो उसका अंकुरण बहुत लेट होगा, या फिर कई बार क्या होगा, अंकुरण होगा ही नहीं, उसका आँख हमारी जम ही नहीं पाती जो आलू की होती है। तो ये भी अगर इस रोग से हमारा नुकसान होता है।
अब देखिए इसको करने का, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस रोग को कैसे बचाया जा सकता है। इससे अगर उसका हम समाधान समझें तो हमें स्वस्थ और शुद्ध बीज का समय प्रयोग करना चाहिए, पहला पॉइंट तो। उसके बाद हमें क्या है, कीटों और रोगों से मुक्त जो हमारी फसल है उसको कोशिश करना चाहिए, उसको बचा के रखें। और उसके बाद उसके लिए हमारा एक जो उत्पाद, एक बहुत ही अनूठा उत्पाद जो एक जापानी कंपनी है हमारी, होको और निशो, तो जापान की तकनीक को आप सभी किसानों के बीच में आपकी फसल के लिए हम धानुका जापान की 2 कंपनियों से मिलके एक आपके बीच में उत्पाद लेके आए हैं, जेनेट। तो जेनेट में जब आप देखोगे तो इसके ऊपर आपको एक Z+ का निशान लिखा दिखाई दे रहा होगा आपको, Z+ क्या है, हमारी Z+ सुरक्षा। अब ये बताइए Z+ सुरक्षा हमारी होती किसको मिलती है? वो प्रधानमंत्री जो बड़े बड़े VIP लोग हैं उनको मिलती है हमारी Z+ सुरक्षा। तो ये जो उत्पाद है हमारा, ये ऐसा अनूठा उत्पाद है, जब इसको आप प्रयोग करते हैं तो ये अपनी जो आलू का जो हम बीज लगा रहे हैं उसको हमारी Z+ सुरक्षा प्रदान करता है। क्योंकि एक बहुत जो मिक्सर उत्पाद हमने बताया, इसके अंदर फफूंदीनाशक भी है, जीवाणुनाशक भी है। तो एक ऐसा उत्पाद है जो हमारी जो फसल है, जो आलू हम लगा रहे हैं, उसको Z+ सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे क्या होगा, आलू कई बार लगाते हैं उसके ऊपर आलू पे एक घाव सा हो जाता है, और जहाँ पे घाव आता है वहाँ पे जो बाकी हमने रोग बताई वो ज़्यादा आते हैं फिर वो, क्योंकि वो घाव के माध्यम से फफूंदी और जीवाणु उसके अंदर फैल जाते हैं। लेकिन अगर हमने जेनेट से उसकी धुलाई की है, जेनेट हमने उत्पाद किया है, तो वो Z+ सिक्योरिटी घाव पे भी देगा, वहाँ पे फफूंदी इतनी आसानी से अपना प्रभाव अटैक नहीं कर पाएगी। इसके ऊपर एक आप देखोगे, ऊपर एक लाइन लिखी है, काली पपड़ी के रोग के विरुद्ध जेनेट का टीकाकरण। तो टीकाकरण क्यों लिखा है उसको अगर हम समझें, एक बहुत ही भयानक बीमारी होती थी हमारे बीच में पहले, पोलियो। उसका हमने निदान क्या किया, उसके लिए हमारी जब बच्चा पैदा होता है उसी समय पे उसको हम पोलियो का टीकाकरण करवाते हैं, पोलियो की बूंद पिलाते हैं एक तरीके से। तो वो टीकाकरण इसी प्रकार हमारी आलू की फसल के लिए जेनेट का टीकाकरण जरूरी है। ये हमारा क्या करेगा, जो आगे आने वाली जो समस्या हमने बात की, 2 बीमारी बात की, उसके ऊपर हमारा ये प्रभाव दिखाएगा। तो इसीलिए हर आलू के जो हम लगा रहे हैं उसके ऊपर जेनेट का टीकाकरण हमारा जरूरी है। अब देखिए इसके अंदर क्या अनूठा, क्या नई बात क्या है वो अगर समझें हम, तो एक तो क्या होगा, नया और अनूठा संयोजन है। एक जीवाणुजनित और जीवाणुनाशक और फफूंदीनाशक जो उत्पाद हैं उनका एक मिक्सर है, जो हमें मार्केट में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, कुछ गिन चुन के 1-2 उत्पाद ही हैं। तो ये जो उत्पाद है जीवाणुजनित और फफूंदीजनित बीमारियों के ऊपर काम करता है। उसके साथ क्या, विश्व स्तरीय जापानी तकनीक। अब आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं कि ये बताइए कि सबसे बढ़िया तकनीक किस देश की मानी जाती है हमारे यहाँ पे? सही बताया, जापान की। तो जापान की तकनीक सबसे बेहतरीन मानी जाती है। तो हम धानुका कोशिश करते हैं कि जापान की जो बेहतरीन तकनीक आती जा रही है उसको आपके बीच में लेके आएँ। तो ये जापानी कंपनियों के संयोजन से मिलकर एक उत्पाद लेके आए हैं हम आपके बीच में। इसके अंदर एक बात और क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब कई प्रकार की बीमारी जो आपके बीच पे हमला कर सकती है उन सभी के ऊपर अपना काम करता है। ये बहुत सारी बीमारियों पे काम करता है। उसके साथ में क्या है, प्रणालीगत का मतलब क्या है, जैसे अपने आलू के बीज को इससे धोओगे ना तो उससे क्या होगा, ये आलू इसको आसानी से अवशोषित कर लेगा। तो आलू के अंदर अगर ये दवाई रहेगी तो उससे क्या होगा, हमारा लंबा हमें परिणाम देखने को मिलेगा। तो इसके फायदे कुछ जेनेट के हमें देखने को मिलते हैं, वो हमने बात की। अब देखिए काम कैसे करता है ये, अगर वैज्ञानिक तरीके से अगर हम समझें तो ये क्या करता है, जो फफूंदी होता है, जैसे हमारे मनुष्य के अंदर समझें, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर को बना के रखता है एक तरीके से। तो ये जब हम जेनेट का प्रयोग करते हैं, जेनेट एक तरीके से जो फफूंदी और जीवाणु जो ज़मीन में या बीज के पास में है उसके अंदर प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को रोक देता है। तो उससे अगर उसमें प्रोटीन नहीं बनेगा तो फफूंदी और जीवाणु है वो अपना कार्य नहीं कर पाते ज़्यादा, तो वो उनको रोक लेता है वहीं पे। इस तरीके से काम करता है जेनेट। अब देखिए इससे एक और क्या फ़ायदा होगा, मजबूत सुरक्षा शील्ड बनेगी। मतलब क्या है, इससे क्या हमने बात करी थी अभी, Z+ सुरक्षा मिलेगी हमारे आलू के कंद को जो हम लगाते हैं। उसके बाद क्या होगा, प्रभावी लागत श्रम अनुकूल, इसको आसानी से हम इसका कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं, जैसे हम यूजुअली करते हैं उसी प्रकार से हम इसका बीज उपचार कर सकते हैं इस दवाई के माध्यम से। उसके बाद स्वस्थ फसल मिलेगी, उच्च उपज मिलेगी, क्वालिटी वाली उपज मिलेगी आपको, बेहतर गुणवत्ता और उच्च लाभ आपको मिलेगा। अब इसका प्रयोग कैसे करें, इसका प्रयोग करने के लिए हम देखो कई बार जो आलू की बीजोपचार करते हैं उसको 2 तरीके से करते हैं। कई बार तो घोल बना के उसके अंदर आलू को डुबोते भी हैं, कई बार स्प्रे भी करते हैं। तो दोनों तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है।
इसको क्या करेंगे, आलू का ऐसे जैसे नीचे वाली फोटो में अगर देख रहे हैं ऐसे आलू को बिछा लीजिए, उसके ऊपर 3.5 ml जेनेट 3.5 ml जेनेट 10 किलो आलू के लिए उपयुक्त है, और 200 ml पानी में हमारा 3.5 ml का घोल बना लीजिए, और उसको आलू के अपने जो हमने आलू बिछाया है उसके ऊपर स्प्रे कर लीजिए, और उसके बाद आलू को पलट के उस पर स्प्रे कर लीजिए हमारा। तो जैसे हम बीजोपचार करते हैं आलू का, उसी प्रकार से इस दवा का बीजोपचार कर सकते हैं हम। उसकी मात्रा एक, इसके अंदर हमारा क्या ध्यान रहेगा कि कटे हुए आलू के हम कोशिश करें कि जो कटा हुआ आलू है उसके ऊपर इसका प्रयोग ना करें। पहले आलू पे कर लें, बाद में काट लें, उसमें दिक्कत नहीं है। पहले बीजोपचार कर लें, बाद में आलू काट लें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ आखिरी शब्द कहूँगा तो उसमें यही है कि जैसे हमारी लास्ट स्लाइड पे हमें लिखा आया कि काली पपड़ी रोग के विरुद्ध जेनेट का टीकाकरण एक बहुत ज़रूरी है आलू की फसल के लिए, और ये बीज उपचार के लिए एक प्रमाणित दवा है। तो अभी मैं मनु सर को कहूँगा कि आगे एक और समस्या आलू में आती है उसके ऊपर डिस्कस करें। जब बीजोपचार करें दवा ज़रूर लगाएं, लेकिन बीजोपचार के लिए एक चीज़ यहाँ मिस हो रही थी, इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। जब हम कोल्ड स्टोर से निकाल के आलू लेके आते हैं 3-4 दिन तक उसको छाया में नॉर्मलाइज करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने लाए और लाते ही अपने दवा का कर दिया। 4-5 दिन तक आप उसे नॉर्मलाइज कर लें। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पर जाता है उसके बाद स्प्रे करें। स्प्रे करने के बाद 10 मिनट के बाद उसे पलट दें। पलटने के बाद दोबारा से स्प्रे कर देंगे। जब दोनों तरफ से स्प्रे हो जाएगा तो स्प्रे होने के बाद आप उसको आधा घंटा छोड़ दें। आधे घंटे के बाद आप पैक करके आप बुझाई के लिए लेके जा सकते हैं। आलू बाद में ही काटें अगर बड़े साइज वाले हैं, पहले कटे हुए आलू पे नहीं करना है इसका। और जो डॉक्टर साहब आप पूछ रहे थे वो था 400 ml पर एकड़। ठीक, हाँ, तो क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है सर कि यहाँ पे जो डोज हम बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि वो पानी की मात्रा ज़्यादा पूछता है। तो 200 ml पानी 10 किलो आलू के लिए काफ़ी है और 3.5 ml जाना चाहिए वो। तो ये था सर। तो बाकी ये था बीजोपचार। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ सर, जैसे पोलियो का टीका हर एक के लिए ज़रूरी है, उसी तरीके से फसल का भी टीका होना चाहिए। बिना टीकाकरण के कभी कोई फसल नहीं बोनी चाहिए। अंत में 2 ही मिनट लूँगा। पूरी आलू की फसल हम नहीं समझा सकते, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है लेट ब्लाइट। ये बाद में आती है। और लेट ब्लाइट क्या होती है, इसको तो मैं डकैत बोला करता हूँ। जब मेरा आलू ठीक ठाक लगने लगता है किसान को और खर्चा कर चुका होता है, खर्चा करने के बाद ये लेट ब्लाइट पछेता झुलसा आता है और सारी किसान की मेहनत को एक साथ लेके भाग जाता है। तो इसके लिए अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास, आपको भी पता है कि अगर लेट ब्लाइट आ गई है, आने के बाद उपचार बहुत मुश्किल है। हो भी जाता है तो नुकसान देके चला जाता है। लेकिन इसके लिए मैं आने वाले समय में भी आपसे बात करूंगा। अभी मैं केवल इस मंच से आपको इतना बता के जा रहा हूं कि इसका धानुका के पास जापानी टेक्नोलॉजी वाला ही उपचार अवेलेबल है और उसका नाम है किरारी। 200 ml पर एकड़ होता है। डिटेल में अभी हम जब बाद में दोबारा भी मीटिंग करेंगे और आपसे मिलते रहेंगे तब उसके बारे में बातचीत करेंगे। ज़्यादा मैं क्यों नहीं कर रहा बात, स्कूल में भी जब पढ़ाते हैं ना तो पीरियड्स ही होते हैं। अगर पूरी फसल एक बार पढ़ा दी तो ये नहीं पता पड़ेगा कि मिट्टी के लिए कौन सा था, बीज के लिए कौन सा था और बीमारी के लिए कौन सा था। तो पीछे मेरे डॉक्टर साहब स्टॉल पे बैठे हुए भी हैं, जिनको नंबर चाहिए वो धानुका का अपना नंबर ले सकते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा हो, डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में बात की। उसके बाद मैंने उसके बारे में भी बात की, लेकिन उसके बाद मेरे साथी आए आशीष जी, उन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की और वो बात की कि टीकाकरण होना आवश्यक है। तो टीकाकरण क्यों जरूरी है? एक तो सबसे पहले कि मुख्य बीमारी क्या है मेरे यहाँ पे जिसके लिए टीकाकरण हो, एक तो उस बीमारी का नाम, फिर उसके लिए धानुका की जो डॉक्टर साहब ने तकनीक बताई थी वो दवाई और उसकी डोज। अब हाथ खड़ा करें। जिनेटो 3.5 ml 20 ml में मिलानी है और 10 kg में उसका छिड़काव करना है बीज में। थोड़ा थोड़ा है और 400 ml में 1 एकड़ हो जाएगा पूरा छिड़काव। चलो वेरी गुड। करना क्यों जरूरी है? काली पपड़ी के लिए दवा का नाम जेनेट डोज 400 ml। वेरी गुड।
तमाम जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक ये इनाम पाने के लिए। यदि आप धानुका के उत्पादों के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं तो पीछे स्टॉल है, आप स्टॉल विजिट कर सकते हैं। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का स्टॉल है, साथ ही इंडिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड का भी स्टॉल है, आप दोनों स्टॉल विजिट कर सकते हैं। साथ ही टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800-102-1022 1800-102-1022। ये धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है, आप इस नंबर पर संपर्क करके भी उत्पादों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही इंडिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड का नंबर है 9028411222 9028411222। आपको संक्षिप्त में हर विषय की जानकारी हम इसलिए देते हैं कि एक साथ पूरी किताब अगर पढ़ा देंगे तो आपको सब याद नहीं रहेगा। अभी 20 मिनट की स्पीच के बाद जब एक सवाल पूछा जा रहा है तो उसका भी टुकड़ों टुकड़ों में 4 लोग आंसर दे रहे हैं, इसलिए कोशिश करते हैं कि हम 15-20 मिनट में संक्षिप्त में वो विषय धीरे धीरे करके आपको समझाएं, और जब आप विषय को अच्छे से समझ पाएँ तो आप संपर्क करें विशेषज्ञों से। यही कोशिश, यही रहता है हमारा कि हम आपको हर विषय के प्रति जागरूक कर सकें, ताकि आप धीरे धीरे खेती की नई तकनीकों को, नवाचारों को समझ सकें। और अब जो अगला विषय है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है कि खेती में हम बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं जो हमें हाथ से करने पड़ते हैं। जब ट्रैक्टर नहीं था तब खेती के बहुत सारे काम हम हाथ से महीनों की मेहनत के बाद कर पाते थे। ट्रैक्टर आया तो बहुत सारे काम सरल हुए, उसके बाद और इम्प्लीमेंट्स आए ऐसे जिन्होंने हमारे खेती के कामों को सरल किया। अभी हाथ से चलाने वाली भी ऐसी मशीनें आ गई हैं जो खेती के कामों को और आसान करती हैं। बैटरी से चलाने वाली ऐसी बहुत सी मशीनें हैं जो आपके घंटों के कामों को मिनटों में यानी चुटकी बजाकर कर देती हैं। इंडिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड के पास ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी मशीनें हैं जो किफ़ायती दामों पर आपको उपलब्ध होंगी, आपके समय की बचत करेंगी, आपकी मेहनत लागत को कम करेंगी और बेशक आपके मुनाफे का प्रतिशत बढ़ेगा। तो मैं उपेंद्र सोलंकी सर से निवेदन करूँगी कि इस विषय से किसानों को अवगत कराएँ। मैं उपेंद्र, जैसा कि मैम ने बताया कि हमारी जो कंपनी है वो जर्मन की है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो प्रोडक्ट हैं टोटल ही जर्मन के हैं और हर किसान के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। किसानी में, खेती में ले लो, गार्डन टूल्स में ले लो या किसी भी उसमें ले लो, आपको कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेंगे। हे बेटा, ये लो तुम्हारे लिए खिलौना लाया हूँ। अरे बापू, अब हम इस खिलौने से नहीं खेलते, हमारे खिलौने बदल गए। प्रकाश, बच्चे बदल गए पर तुम नहीं बदले। अभी भी पुराने उपकरणों से खेती कर, जबकि बाजार में जर्मन तकनीक वाले स्टील उपकरण आ चुके हैं। इन उपकरणों से दिनों का काम कुछ ही घंटों में कर सकते हो। क्या समझे? सोचते रहोगे और बदलोगे नहीं तो दुनिया आगे निकल जाएगी और तुम पीछे रह जाओगे। सोनू भाई, पीछे तो अब मैं रहूंगा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। इस कंपनी की शुरुआत की हम बात करें 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, वो जर्मन में। इसमें टोटल हमारे पास में जर्मनी में कंपनी के जितने भी नेटवर्क है, जर्मनी में स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ब्राज़ील, चाइना और फिलीपींस, ये हमारे जितने भी हैं सारे ही उसमें टोटल हमारा खुद का बनाया हुआ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसके बाद हम बात करें टोटल कंपनी का 5.25 मिलियन यूरो कंपनी का टर्नओवर है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट की बात करें तो हमारा टोटल ना 7 कंट्रीज़ में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद हम बात करें 160 कंट्रीज़ में अप्रॉक्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा 400 यूरोज का है। अगर हम इसकी बात करें, इसका टोटल हमारा इंडिया के अंदर जो हम अभी प्रेजेंट में इंडिया में हैं, इंडिया के अंदर की बात करें, हमारा जयपुर, आगरा, दिल्ली और इधर मतलब ऑल इंडिया के अंदर
हमारे कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे और सर्विस सेंटर भी मिलेंगे, जिसमें हम लोग एप्लीकेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट में हमारा चेनसॉ, जो इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड नंबर 1 चेनसॉ सेलिंग में है। इसके बाद करते हैं हम, हमारे पास में सारे, जैसे कि आप मिस्ट ब्लोवर हो गया, ब्रश कटर हो गया, इधर पावर वीडर हो गया, जो कि सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। आपके जैसे बड़े ट्रैक्टर हो गए, ट्रैक्टर में क्या है, अभी हमारे पास में छोटा मिनी वीडर है। इधर वाटर पंप हो गया, जो सभी किसानों के लिए काम करने की ज़रूरत में काम आता है। इधर आपका अर्थऑर हो गया, पोल्ट्री प्रूनर हो गया, चेनसॉ हो गया, ये सारी चीज़ें किसानों के लिए अवेलेबल हैं। इधर हमारे पास में चेनसॉ की रेंज की बात करें तो कम से कम 10 रेंज में है, छोटे से लेकर के बड़ा, जो कि हम मिनी MS 172 की बात करते हैं, जो छोटा है। उससे बड़ा बात करें हम MS 881, जो अभी रिसेंटली में हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए। इधर हम बात करते हैं ब्रश कटर की, जैसे कि हमारे यहाँ पे खेतों के साइड में आपने देखा होगा कि मेड़ों के बगल में ना कि घास हो जाती है, जिसको काटने का बड़ा डिफ़िकल्ट काम रहता है, बड़ा कर्रा काम रहता है। तो उसको काटने के लिए हमारे पास में ब्रश कटर की रेंज है। इसके अंदर आप मल्टी अटैचमेंट यूज कर सकते हो। इसको हम यूज कर सकते हैं, घास के लिए यूज कर लो, किसी चीज़ की सफाई के लिए यूज कर लो। इधर आपकी टीन वगैरह हैं, जैसे अभी हमने देखा है कि सोलर पैनल को साफ़ करने के लिए इसमें ब्रश लग जाता है, उसको भी आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज में काम में आता है। इसमें 2 तरीके के आते हैं, एक बैक पैक में आता है, एक साइड पैक में। जो हमने पहले देखा था वो बैक पैक में था, वो साइड पैक में था, ये अभी अपना बैक पैक के अंदर है। इधर हम बात करें कि लॉन मूवर है, घास काटने के काम में आता है। इधर लॉन्ग रिच प्रूनर है, वो आपका नीचे से 18 फीट, जैसे कि हमारा किसी पेड़ की टहनी को कटिंग करने के काम में आता है, प्रूनिंग करने के लिए काम में आता है। तो नीचे से कहीं चढ़ने की दिक्कत होती है, तो उसको क्या है, हम 18 फुट नीचे से ही आप उसकी कटिंग कर सकते हो। उसके बाद में ब्लोवर, जैसे कहीं आपका घर के पास में कहीं पत्ते वगैरह जो हो रहे हैं, उसको झाड़ू बार बार पे देने की दिक्कत नहीं है, अब क्या उसको ब्लोवर कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें बैटरी प्रोडक्ट, हमारे कुछ आए हुए हैं। मिनी चेनसॉ जो बैटरी में है, 12 इंची का वो रहता है, इसमें गाइड बार रहता है। बार बार पे इसको आप पेट्रोल से यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट चार्ज करो, उसको 20 से 25 मिनट तक आप इसको यूज कर सकते हो कंटिन्यूस। ये बैटरी का रेंज है अपना। इधर आ जाते हैं फार्मर्स के लिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें वाटर पंप है, हमारा मिस्ट ब्लोवर है। ये हम बार बार पे कहते हैं कि हम दवा डालने के लिए कैसे काम करते हैं, तो हमारे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें क्या है कि 1 लीटर जो दवा हम पर्टिकुलर किसी भी फसल में काम करते हैं, तो इसमें क्या है, आप आधा लीटर दवा से काम कर सकते हो। होता क्या है बेसिक, जैसे कि हमने किसी पेस्टिसाइड को यूज किया, तो उसमें क्या है, जो हमारे पास नॉर्मली जो वाटर पंप, वो स्प्रे पंप जो आता है, तो वो क्या है, बूंद की तरह काम करता है। दवा दे दिया तो वो क्या, बूंद जैसे ही पत्ते के ऊपर पड़ेगा वो डस्ट नीचे चला जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास में ना, ये क्या प्रॉपर तरीके से फॉग बनाता है, और उस पत्ते के ऊपर जो डलता है, तो वो क्या उसके ऊपर बिछा के चलता है, तो वो क्या नीचे ड्रॉप खराब नहीं होता है आपका दवा, जितना भी आप यूज करते हो। इसके बाद में हमारा कल्टीवेटर आ जाता है, जो कि हम बड़े बड़े ट्रैक्टरों को यूज करते हैं। अभी ये आ गया हमारे पास में, छोटे से लेकर के बड़े 7 HP तक अपने पास में वीडर हैं, जो आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। जिधर ट्रैक्टर नहीं पहुंच रहा है, आप उस जगह पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि कभी क्या होता है कि मिर्च होती है अपने पास में, ज़्यादातर को आपने मिर्च में यूज करते हैं, तो क्या मिट्टी चढ़ाने में काम करने के लिए क्या है, हमारे पास में ये मिनी टिलर है, तो उसको क्या मिट्टी चढ़ा सकते हो। जिधर ट्रैक्टर नहीं पहुंच रहा है, किसी पेड़ के नीचे जुताई करना है, तो वो भी आप इसको यूज में ले सकते हो। कीमत अपने पास में स्टार्ट हो जाता है 22,000 रुपये से स्टार्ट होकर के करीब 70,000 रुपये तक का है। इसमें आपको सब्सिडी भी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें क्या रहता है कि जैसे आपका जो 22,000, कंपनी ने इस पर 2 साल की और 1 ईयर की दोनों की वारंटी देती है। ठीक है जी, आप कब देखना है तो मेरे पास में स्टॉल में रखे हुए कैटलॉग्स में आपको दूंगा, अपना नंबर भी देके जाऊंगा, आप वहाँ से भी आप ले सकते हैं। ये आपका आ गया इंजन। ये इंजन आप किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम किसान लोग हैं तो क्या करते हैं कि ज़्यादातर चारा कूटने के लिए क्या है, बड़े बड़े इंजन लेके आते हैं, तो यहाँ पे आप ये छोटे इंजन अभी देखने को मिल रहे होंगे आपको, तो वही इंजन है ये, आप किसी भी इसको यूज में ले सकते हो। हमारे पास इसमें अभी इंजन की ना छोटे से लेके बड़े तक आपको काफ़ी रेंज मिल जाएगी। ये आपके आ गया वाटर पंप।
वाटर पंप अपने पास में 1.5 इंची से लेकर के 4 इंची तक का रहता है। जैसे कि बड़े बड़े ट्रॉली आप लेके जा रहे हो खेतों पर रखने के लिए, सिंगल हैंड पर्सन इसको यूज कर सकता है कहीं भी ले जा करके। आप लेके जाइए, लेके आइए। आप इसमें 30 kg वेट रहता है, 30 से 35 kg का आप जी कैरी कर सकते हो। और इसका फ्यूल कंजप्शन भी बहुत कम है, 6 से 700 ml खाता है ओनली 1 घंटे के अंदर। इसकी कीमत की हम बात करें तो ये आपका 22,000 रुपये का है 1.5 इंची का, और ये आपका करीब 25,000 रुपये 16,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। इसकी भी ना 2 ईयर और 1 ईयर की वारंटी रहती है टोटल। जो भी आप प्रोडक्ट देख रहे हो ये सारा ही जर्मन का है, और सारे ही प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं वारंटी आपको देखने को मिलेगी। और ये लंबे रेंज के चलने वाले वो हैं। मैं अभी आपको पेस्टिसाइड की जो बात कर रहा था, ये हमारी प्रॉपर रेंज है। इसमें आप जो पाउडर भी छिड़काव करते हैं ना फसलों के ऊपर, आप वो भी कर सकते हो। ये हमारा क्लीनिंग के काम में आता है, जैसे गाड़ी को धोने के, फर्श धोने के, आप ये क्या बोलते हैं, सोलर पैनल धोने के। प्रॉपर इंडिया आपके वर्ल्ड में 3रे नंबर पे अपना प्रोडक्ट है ये, जो कि काम में आता है सफाई के लिए। यही हमारी सारी रेंज है सर। अगर आपको किसी को भी हमारा प्रोडक्ट चाहिए या देखना है, कुछ प्रोडक्ट्स में लेके आया हूँ, हमारा स्टील का स्टॉल लगा हुआ है, आप वहाँ से मेरा कैटलॉग नंबर सब ले सकते हैं। इसका फ्यूल के लिए, और मैंने इसमें 3 रेंज दिखाया, 4 रेंज दिखाया हुआ है। फ्यूल इसका कितना कम से कम खाता है, बहुत इजी सवाल है। 600 ml से लेके 750 ml से 600 ml खाता है फिक्स रेट पे। 600 ml से लेके 800 ml तक का ये चलता है। बस ये लोड के ऊपर का बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक ये इनाम पाने के लिए। साथ ही अगर आप इंडिया स्टील प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट के बारे में कोई और जानकारी चाहते हैं, मशीनों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, तो पीछे स्टॉल विजिट कर सकते हैं। साथ ही नंबर आप नोट कर सकते हैं 9028411222 9028411222। अच्छा, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक और महत्वपूर्ण नंबर मैं आपको नोट कराना चाहूँगी। ये ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है, जिसे आप कृषि हेल्पलाइन की तरह अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं। अगर आपकी फसल में किसी रोग कीट का प्रकोप है, आप किसी योजना के बारे में जानना है, फसल की कोई नई फसल आप लगाने वाले हैं, कैसे शुरू करनी चाहिए, तमाम जानकारियाँ जो खेती से संबंधित हैं, उससे रिलेटेड सवाल आप व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर पूछ सकते हैं। नंबर है 9953218363 9953218363। ये ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है। और साथ ही एक स्कैनर सामने आप बैनर पर देख रहे होंगे, उसे स्कैन करके भी आप ग्रीन टीवी से जुड़ सकते हैं। ग्रीन टीवी इंडिया के नाम से हमारा यूट्यूब पर एक चैनल है, जिस पर आपको खेती से संबंधित 7000 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। हर फसल से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो यदि आप ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल पर अभी तक नहीं गए हैं, नहीं जुड़े हैं, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल से जुड़ जाइए। खेती से संबंधित तमाम वीडियोस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर। बिजाई के बाद उसकी रखरखाव करना, देखभाल करना फसल की, उतना ही महत्वपूर्ण विषय होता है कल्टीवेशन, यानी फसल की तुड़ाई, कटाई या खुदाई करना। तो आलू की फसल का जब आप कल्टीवेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण विषय है, बिंदु है। कैसे आपको फसल को सुरक्षित भंडारित करना है और भंडारण के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कल्टीवेशन के दौरान यानी खुदाई के दौरान आपको किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना है कि आपकी फसल की गुणवत्ता प्रभावित ना हो। इस विषय पर जानकारी देने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर ब्रिजमोहन है, SMS हॉर्टिकल्चर, KVK मथुरा, उत्तर प्रदेश से। सर प्लीज मंच पर आएं और इस विषय से हमारे किसानों को अवगत कराएं। और ध्यान से सर को सुनिएगा। उसके बाद सर एक सवाल पूछेंगे, सवाल के जवाब में जिनके पास माइक आएगा, जो हाथ खड़ा करेंगे, सही जवाब देंगे, एक इनाम ग्रीन टीवी की तरफ से दिया जाएगा। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर ब्रिजमोहन है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर उद्यान का वैज्ञानिक हूँ। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ सुनी। आलू सिर्फ 2 ही नाम है। अगर दूध के बाद अगर हम किसी चीज़ की बात करते हैं कि कौन सा संपूर्ण आहार है, तो उसमें आलू का नाम आता है। जिस तरह आलू पी के बच्चा जिंदा रह सकता है, कुछ और भी चीज़ ना मिले उसको, वैसे ही आलू खा के भी आदमी जिंदा रह सकता है। तो हमें आलू के बारे में थोड़ी सी जानकारी पता होनी चाहिए कि आलू की फसल क्या है,
ये कहाँ से आई, कब से हमने आलू की खेती करने शुरू किया। देखिए, आलू का जो जन्म स्थान है वो एंडीज अमेरिका है, और 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली इस आलू को लेके हमारे देश में आए। अकेले भारत में ही आलू की खेती नहीं होती। अगर हम बात करें तो 100 देश ऐसे हैं जो आलू की खेती करते हैं, लेकिन वर्ल्ड एटलस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 159 देशों में आलू की खेती होती है। आलू का उत्पादन अगर हम बात करें तो चाइना नंबर 1 पे आता है, उसके बाद हमारे देश का नाम आता है भारत का, तीसरे नंबर पर यूक्रेन आता है, चौथे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, और 5वें नंबर पर रशिया आता है। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें कि आलू की खेती भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, और उसके बाद बिहार का नंबर आता है। अगर हम बात करें कि उत्पादन की दृष्टि से तो फर्रुखाबाद जिला जो है वो सबसे अधिक आलू का उत्पादन करता है। और मथुरा जनपद की अगर हम बात करें तो 18,000 से लेकर 20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की खेती होती है। और यहाँ का आलू अपनी चमक की वजह से मार्केट के अंदर एक स्थान रखता है। अगर आप 1000 जगह के आलू भी रख दें, तकरीबन 5,000 प्रजाति का आलू पूरे दुनिया में उगाया जाता है। आलू की 10-20 वैरायटी नहीं है, 5,000 प्रजातियाँ हैं। मथुरा के आलू की जो पहचान है, जो चमक है, आप कहीं का भी आलू रख दीजिए, मथुरा का आलू अपनी चमक की वजह से सभी आलूओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो आदमी आलू का जानकार है वो मथुरा का आलू 1000 आलूओं में भी उठा के दिखा देगा कि ये मथुरा का आलू है। यहाँ के किसान इतनी अच्छी खेती आलू की करते हैं। जब किसान इतनी अच्छी आलू की खेती करते हैं तो हम इसको नकदी क्रॉप के नाम से जानते हैं, कैश क्रॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब हम नकदी क्रॉप की बात करते हैं तो हमें ऐसी तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए या उस फसल के बारे में उतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए कि हमारी फसल में किसी भी चीज़ का कोई भी नुकसान ना हो। आलू की फसल का और मौसम का सीधा सीधा संबंध है। अगर मौसम के अंदर कोई भी परिवर्तन होगा तो आलू की फसल अगर ध्यान नहीं देंगे तो प्रभावित होगी ही होगी। और जब एक बार आलू की फसल प्रभावित हो जाती है ना, आप कितने ही जतन कर लीजिए वो रूटीन पे नहीं आती है, वो आप सब लोग भलीभांति जानते होंगे। आलू की फसल जब हम खेत के अंदर लगाते हैं तो सबसे पहले किसान भाई एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि आलू की फसल सितंबर महीना चल रहा है। जो अगेती फसल आलू की खेती करने वाले हैं 15 सितंबर के बाद में वो लोग आलू की बुआई करना शुरू कर देते हैं। और आलू के बीज पर जितनी भी लागत 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की फसल को लगाने में आती है, उसकी 7% लागत केवल बीज को परचेज करने में, क्रय करने में हमारे किसान भाई खर्च कर देते हैं। अब बात आती है कि आलू के बीज का चुनाव कैसे करें। जो किसान भाई आलू की फसल लगाना चाहते हैं ना, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आलू के बीज का चुनाव कैसे करें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो किसान की लगने वाले लागत को भी कम करना है। तो फसल के बीज का चुनाव करते समय किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जनरली मथुरा जनपद की अगर हम बात करें तो हमारे किसान भाई 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की फसल लगाने के लिए कम से कम 30 से लेकर 35 क्विंटल बीज का इस्तेमाल करते हैं, हाँ या ना? ठीक है जी। और हम कहते हैं कि आप आलू के एक आइडियल साइज का चुनाव करें। आलू का बीज जो है 40 ग्राम से लेकर 80 ग्राम के बीच में होना चाहिए। अगर हम 40 ग्राम से 80 ग्राम के बीच का आलू लेंगे तो वो हमारा जो बीज होगा वो तकरीबन 25 क्विंटल के आसपास आएगा। यानी 1 हेक्टेयर में अगर हम 40 से लेकर 80 ग्राम के बीज का इस्तेमाल करते हैं तो जो बीज होगा हमारा पर हेक्टेयर क्षेत्रफल में वो 25 क्विंटल के आसपास होगा, यानी सीधे सीधे 10 क्विंटल कम हो जाएगा। अगर उससे छोटा बीज लेंगे तो उसकी मात्रा और भी कम होगी। लेकिन हम आइडियल बीज के साइज की बात कर रहे हैं, ना कि छोटे बीज की बात कर रहे हैं, ना ही हम बड़े बीज की बात करते हैं। क्योंकि जब भी आप आलू का बड़ा बीज लेके आते हो तो आलू का बड़ा बीज एक तो लगता ज़्यादा है, दूसरा आपको काटने में बड़ी परेशानी होती है। और आलू का बीज अगर एक बार संक्रमित हो गया तो आपकी फसल के अंदर साफ साफ वो रोग दिखाई देंगे, जिसका पहला जो लक्षण होता है कि पत्तियां ऐंठ जाती हैं, सुकड़ जाती हैं। ये आप लोग देखते होंगे दिखाई कब देता है, ये 30 दिन के बाद में, ये 30 दिन के बाद में दिखाई देता है। 30 दिन से पहले अगर आपने इस बीज को, इस फसल को अच्छा रखना है तो कई सारे उपाय आपको करने पड़ेंगे। आलू के बीज को आप लेके आए, मान लिया आपको बीज बड़ा मिला तो आपको काटना पड़ेगा। अब काटने के लिए आप कौन से चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी दराती का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से स्टरलाइज होनी चाहिए। स्टरलाइज का मतलब क्या है, उबलते हुए पानी में 15 मिनट के लिए उसको डाल दीजिए।
ऐसे नहीं कि आपने दराती या चाकू उठाया और आलू के बीज को काटना शुरू कर दिया, बीज को उपचारित कर दिया। कितना ही बीज को उपचारित कर लीजिए, अगर एक बार वायरस घुस गया तो वो कर्लिंग आपको पौधे पे दिखाई देंगी और उसका सीधा सीधा असर आपके प्रोडक्शन पे पड़ेगा, आपका उत्पादन कम होगा। उसके बाद में भी ऐसे नहीं कि आपने उसी से काटते जा रहे हो। उससे मान लिया आपने 10 कुंटल बीज आलू काट लिया और आपका बीज ज़्यादा है तो फिर 15 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। इस तरीके से करिए। बहुत सारी दवाई आपको मंच के माध्यम से बताई गई, लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर 2 बहुत बढ़िया दवाई है जिससे आलू के बीज को उपचारित करते हैं, जिनमें पहला नाम है मेंसुरिन का। मेंसुरिन इसको 330 ml मात्रा 10 क्विंटल आलू के लिए पर्याप्त होती है। और दूसरी होती है मीराडोर, उसकी 100 ml मात्रा 40 क्विंटल 35 से लेकर 40 क्विंटल बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त रहती है। लेकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको उस दवा को पानी में घोलने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए उस आलू को उसके अंदर डुबो के रखना चाहिए। उसके बाद बाहर निकाल लीजिए। जब पानी उसका नितर जाए छायादार स्थान पर रखिए, फिर अपने आलू की बुआई आप शुरू कर दीजिए। देखिए आलू की फसल जो है 3 फेज में पूरी होती है। पहली कौन सी? 1 से लेकर 40 दिन तक उसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आप देखते होंगे पौधे की आल भी काफ़ी लंबी हो जाती है। नीचे नहीं बढ़ेगा, वो ऊपर की तरफ को जाएगा। मैंने आपसे पहले कहा कि मौसम का ध्यान रखना आलू की फसल में नितांत आवश्यक है। मौसम में जो भी परिवर्तन होगा आलू की फसल पे वो साफ साफ आपको दिखाई देगा। ये जो पहले 40 दिन होते हैं बड़े महत्वपूर्ण दिन होते हैं। इन 40 दिन के बीच में पौधे के अंदर जो पहली आप टॉप ड्रेसिंग करते हैं, दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर ले होते हैं, ठीक है, उनकी कमी नहीं होनी चाहिए। पानी समय पर लगाना चाहिए, खरपतवार का नियंत्रण भली भांति होना चाहिए, और इसी टाइम में कर्लिंग की समस्या भी आपको देखने के लिए मिलती है। और हम कहते हैं कि कर्लिंग की समस्या को रोकने के लिए आईसीएआर की रिकमेंडेड दवाई है कॉन्फिडोर 18.5 SL 1 लीटर पानी में घोल के आप इसका 28 या 30 दिन के आसपास स्प्रे कर दीजिए। आपकी फसल के अंदर कोई भी कर्लिंग की समस्या, ऐंठन की समस्या, सिकुड़न की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, और जो अगेती झुलसा है उससे भी वो फसल को बचाएगी। क्योंकि अगर आपने वो टाइम निकाल दिया और आप बाद में स्प्रे करने लगे, उसका कोई भी फायदा, कोई भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। फिर आप देखते रहना। समय, खेती के अंदर समय बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। कॉन्फिडोर नाम की दवाई होती है, कॉन्फिडोर 18.5 SL, लेकिन इस दवा का स्प्रे 30 दिन में हो जाना चाहिए, यानी 25 से लेकर 30 दिन के बीच बीच में इसका स्प्रे आप कर दीजिए। 1 ml मात्रा को 1 लीटर पानी में, यानी अगर आपकी टंकी 15 लीटर की है तो 15 ml दवाई डालनी है, ठीक है ना। उसका स्प्रे कर दीजिए तो वो कई चीज़ों को रोक देती है। ये जो 40 दिन होते हैं ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। इसके बाद 40 से लेकर 60 दिन का समय आता है। जितना भी ट्यूबर फॉर्मेशन, जितना भी कंद बनना है वो 40 से लेकर 60 दिन के बीच में बन जाता है, ठीक है जी। उस समय में खेत के अंदर पानी की कतई भी कमी नहीं होनी चाहिए। मौसम की फोरकास्टिंग आप देखते रहिए, क्योंकि अगर आप मौसम की फोरकास्टिंग नहीं देखोगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पानी लगा दिया फिर बारिश हो गई। उस समय अगर पानी लगाने के बाद 4 बूंद भी पड़ती है ना, तो भी फसल के लिए वो नुकसानदेही होती है, फायदेमंद नहीं होती। उसके बाद आता है 60 से लेकर 90 दिन के बीच की अवस्था। उस 60 से लेकर 90 दिन के अंदर जितना भी आलू आपके पौधे की जड़ों में बना है वो सब फूलता है, मोटा होता है। उस समय पौधे को जो भी आप जाइम से लगाते हो या मंच के माध्यम से कुछ बताए गए हैं, टॉनिक बताए गए, वो आपको लगाने चाहिए ताकि आपका आलू का फुलाव अच्छा हो। उसके बाद में जब 90 दिन की फसल हो जाती है तब आपको उस फसल को देखभाल रखनी है ताकि उस फसल में किसी भी तरह का कोई भी कीट पतंगे का आक्रमण ना हो। क्योंकि अगर आप बीज उत्पादन करने वाले किसान भाई हैं तो 100 दिन के बाद उसकी आल को काट देना नितांत आवश्यक है। और अगर आल काटने के लिए आप किसी दराती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको उपचारित करिए, नहीं तो ग्रामक्सोन पैराक्वाइट नाम की एक दवाई आती है, 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पानी में घोल के स्प्रे कर दीजिए। लेकिन उससे पहले 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारी फसल को सीधे प्रभावित करती है, जो मंच के माध्यम से बताई गई थी, एक अगेती झुलसा और एक पछेती झुलसा, ठीक है जी। अगर मैं आप लोगों से सबसे एक बार पूछने लगूँ कि साहब अगेती झुलसा कैसे पहचानोगे, कितने किसान भाई हैं जो बता देंगे कि हाँ हमारी फसल में अगेती झुलसा आ गया है? इतने सारे किसान भाइयों में एक किसान भाई हमारे हाथ उठा रहे हैं जो ये बता सकते हैं कि अगेती झुलसा है। हम लोग झुलसा झुलसा बात करते रहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है अगेती झुलसा कौन सा होता है, पिछेती झुलसा कौन सा होता है। मैं आपको बता दूं, इनको ध्यान से सुनना आप।
कोई भी समस्या आती है हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे फ़ोन नंबर आप सब लोगों के पास में होंगे। अगेती झुलसा जो है वो एक फंगस होता है, फफूंदी होती है, अल्टरनेरिया सोलेनाई, ठीक है ना। इसकी पहचान कैसे करें? इस रोग का आक्रमण सबसे पहले पौधे की नीचे की पत्तियों को होता है, उसके बाद नीचे से ये ऊपर की तरफ को जाता है। आप पत्तियां देखोगे तो पत्तियों पे सफ़ेद सफ़ेद छोटे छोटे धब्बे बनते हैं जो बाद में काले भूरे रंग के हो जाते हैं, ठीक है। ये जो होती है ट्यूबर फॉर्मेशन से पहले होता है। ये आलू बनने से पहले ही अगेती झुलसा आपके फसल के अंदर आता है। पछेती झुलसे की बात करें तो पछेती झुलसा जब मौसम के अंदर परिवर्तन होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, एक चीज का और ध्यान रखें, मेरा खुद का रिकॉर्ड किया हुआ यहाँ मथुरा का टेम्परेचर है 25 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक, ये वो समय होता है मथुरा के लिए जो सबसे क्रूशल टाइम होता है विंटर का, सर्दी का। मेरी ये बात याद रखना, आप लिख लेना, पूरे सीजन में सर्दी पड़े या ना पड़े, मौसम में परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन 25 दिसंबर से लेके 15 जनवरी का ये टाइम इतना क्रूशल होता है। अगर आपने फसल पे ध्यान देना बंद कर दिया या थोड़ा सा भी आपने निगाह चूकी तो आपकी फसल को सीधा सीधा नुकसान होगा, ठीक है जी। पछेती झुलसे की पहचान कैसे करें? पछेती झुलसा जो है ना पूरे पौधे पे एक साथ आता है। इसमें भी क्या होता है कि पौधे के पत्तियों के ऊपर सफेद काले भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। जब आप पत्ती को पलट कर देखते हैं, जहां पर रिंग बने होते हैं वहां पर आपको रुई जैसी आकृति दिखाई देगी। अगर उस समय में बरसात हो जाए तो उस फंगस के बीजाणु पौधे से होते हुए मिट्टी के नीचे तक पहुंच जाते हैं, जो हमारे आलू के बीज को प्रभावित करते हैं। जब आप आलू नीचे से निकालकर काटते हो तो आप देखोगे कि एक बैंगनी रंग की धारी बन जाती है उसमें। कई बार आप लोगों ने आलू लिए होंगे मार्केट से, घर में आए होंगे, घर में कहा गया होगा कि ये आलू तो बिल्कुल अंदर से बैंगनी रंग के निकल रहे हैं, वो लेट ब्लाइट से अफेक्टेड होते हैं और वो खाने के काम में नहीं लेने चाहिए क्योंकि वो पहले से ग्रसित हो जाते हैं। उस रोग की रोकथाम करने के लिए जब हम टेम्परेचर की कैलकुलेशन करते हैं तो जो हम देते हैं, जैसे आप लोग कार्बोनेजिम देते हैं या मैंगोजेब देते हैं, CM 75 का स्प्रे करते हैं, या आप डाइथेन जेड का इस्तेमाल करते हैं, डाइथेन M45 का इस्तेमाल करते हैं, जिसका भी इस्तेमाल करते हैं तो वो आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लोगे। अगर आपका टेम्परेचर 18 डिग्री के आसपास है और बारिश हो गई है तो जो मात्रा आप ले रहे हो वो मात्रा आप लीजिए 2 ग्राम 2 ml के हिसाब से। लेकिन अगर टेम्परेचर घट के आपका 10 डिग्री के आसपास आ जाए तो आप दवाई की मात्रा को बढ़ा दीजिए। अगर नहीं बढ़ाओगे तो आपको उतना फायदा नहीं होगा। आप इस तरीके से अगेती झुलसा और पछेती झुलसा की पहचान कर सकते हैं और अपनी दवाई का जो स्प्रे है आप उसको कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगा कि आप एक स्प्रे शेड्यूल बनाइए कि हमें 15 दिन के अंदर एक फंजीसाइड का और एक कीटनाशी का स्प्रे करना ही करना है, भले ही आपके खेत के अंदर रोग आए या ना आए, ठीक है ना। भले ही आपके खेत के अंदर रोग आए ना आए, आप एक स्प्रे शेड्यूल बना लीजिए। आप अगर आपको आलू की फसल से अच्छा उत्पादन लेना है ना तो आप एक स्प्रे शेड्यूल बना लीजिए, 15 दिन के अंदर स्प्रे करना ही करना है, भले ही खेत के अंदर बीमारी आए या ना आए। इस तरीके से अगर आप आलू के खेत की फसल की रक्षा करोगे तो मैं समझता हूं कि आपका जो उत्पादन है वो अच्छा होगा। दूसरी एक चीज़ और बताई थी मैडम ने कि जब आलू को आप खोद लेते हो ना उसके बाद में क्या करना चाहिए। देखिए, आलू की फसल का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि कोल्ड स्टोर में आलू खराब हो गया। उसका खराब होने का कारण क्या होता है कि हमारे आलू की खुदाई शुरू हुई, ये मैं पहले ही बता दूं आपको, बीच में आप मुझे रोकोगे, आप लेबर का नाम जरूर लोगे कि साहब मजदूरी बहुत महंगी है। मैंने कई बार देखा है, और मैं खेतों में जब आलू की खुदाई होती है, हम लोग भी डेटा लेने के लिए निकलते हैं फील्ड में, इधर आलू खुद रहा है, उधर आलू बोरों में पैक हो रहा है और शाम तक वो आलू कोल्ड स्टोर में चला जाता है। शाम तक वो आलू कोल्ड स्टोर में चला भी जाता है। तो क्या समझते हो कि आप उस जो आलू की सेल्फ लाइफ है वो बहुत अच्छी होगी? नहीं होगी। आलू की खुदाई के बाद आलू को आप ढेरों में लगा के रखिए। अगर आप CPRI मोदीपुरम में जाओगे ना, जहां पर सीड प्रोडक्शन होता है आलू का, वहां पर आलू को ढेर में लगा के पुआल से या किसी गनी बैग से उसको ढक देते हैं और कम से कम वो आलू को 10 दिन तक ढक के रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो आलू के अंदर अतिरिक्त नमी होती है वो निकल जाती है और आलू का छिलका जो है वो मजबूत हो जाता है। उसके बाद वो ग्रेडिंग शुरू करते हैं। जो मोटा आलू होता है उसको अलग रखते हैं, जो बारीक होता है उसको अलग रखते हैं, जो
छोटा होता है उसको अलग रखते हैं, उस तरह से ग्रेडिंग करके बोरों में पैक करके तब कोल्ड स्टोर में जाता है वो आलू। लेकिन आप लोग जी क्या कह रहे हो सर? नहीं, गर्मी क्यों हो जाएगी? उस गर्मी को आप कौन सा पन्नी से थोड़ी ना ढक रहे हो साहब, आप किसी पुआल से ढक रहे हो, आप किसी तिरपाल से ढक रहे हो। वो तिरपाल पॉलिथीन वाली तिरपाल नहीं, वो जो गनी बैग की होती है उस तिरपाल से। हम उसी काम के लिए तो रख रहे हैं उसको। और हमारा कर रखने का कारण क्या है उसको? हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है आलू की सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, ताकि उसका छिलका मजबूत हो जाए और जो अतिरिक्त नमी है वो वहाँ से निकल जाए। ये हमारा काम है। ऐसा नहीं कि हमने आलू की खुदाई करी, बोरों में पैक किया और शाम तक कोल्ड स्टोर भी भेज दिया। ठीक है, वो तरीका आप लोग जो करते हो केवल लेबर को बचाने के लिए करते हो कि लेबर हमारी जी। तो ये आलू की पूरी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस हैं। इस तरीके से अगर आप आलू की खेती करोगे तो मैं पक्का आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी फसल भी अच्छी होगी, उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। और जो क्वालिटी मटेरियल हम मार्केट के अंदर ले जाने की बात करते हैं ना, वो क्वालिटी मटेरियल आप मार्केट के अंदर जब लेके जाओगे तो आपको उससे प्रॉफिट भी बहुत अधिक ज़्यादा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी किसी किसान भाई का कोई सवाल हो, हमारा नंबर आप लोगों के पास में है ही, आप हमें फ़ोन कर सकते हो। किसी भी किसान भाई की फसल में कोई भी रोग आता है, खेत में खड़े होकर वीडियो कॉल भी कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगेती झुलसा होता है उसकी पहचान कैसे करोगे आप? अगेती झुलसा जो है निचले पत्ते से चलता है और उसके किनारे किनारे सफेद काले भूरे रंग के धब्बे सुई आकार पत्ती में हो जाते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका ये तमाम जानकारियां हमारे किसानों को देने के लिए, और आपको भी बहुत बहुत मुबारक ये इनाम पाने के लिए। और कुछ और ख़ास मेहमान हमारे बीच आए हैं जिनका मैं स्वागत करना चाहूँगी। डॉक्टर RK सिंह सर हैं, एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर। सर प्लीज़ मंच पर आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर लखनऊ से आए हैं, थैंक यू सो मच सर समय निकालकर हमारी किसान चौपाल में आने के लिए। सर स्वागत है आपका हमारी किसान चौपाल में। श्री बलराम वर्मा जी हैं, DD आत्मा लखनऊ से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैं स्वागत करना चाहूँगी श्री वसंत दुबे सर हैं, DDA मथुरा उत्तर प्रदेश से। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम में कुछ सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए मैं डॉक्टर RK सिंह सर से निवेदन करूंगी कि सर प्लीज़ मंच पर आएँ और इस वक्त विभाग की जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं उनके बारे में हमारे किसानों को बताएं। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम को जो आयोजित कर रहे हैं ग्रीन टीवी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे भी इस मंच पे आने का शुभ अवसर प्रदान किया। हमारे जनपद मथुरा के किसान बहुत ही प्रगतिशील हैं और दिल्ली के नज़दीक भी हैं, तो इनके उत्पादों की बिक्री की समस्या नहीं रहती है। ज़्यादातर मैंने यही देखा, मैं भी आगरा डिवीज़न में डिप्टी डायरेक्टर था 12 साल 15 साल पहले। तो मैं यहाँ मथुरा आता था जब चौधरी लक्ष्मी नारायण साहब मिनिस्टर हुआ करते थे, तो प्राय आना हुआ करता था यहाँ पे। और चूँकि दिल्ली के नज़दीक है इसलिए यहाँ के जो भी उत्पाद होते हैं वो बिक्री के लिए समस्या कम से कम रहती है। यहाँ पे कृषि विभाग जो है जो योजनाएं चला रहा है पूरे प्रदेश में चलाता है। उस कड़ी में सबसे पहले तो मैं एक यहाँ पे जो योजना की बात करूँगा उसमें कृषि यंत्रों की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें अनुदान पर 50% अनुदान पे, चाहे वो रोटावेटर हो, थ्रेसर हो, मल्टी क्रॉप थ्रेसर हो, फार्म मशीनरी बैंक हो, कस्टम हायरिंग सेंटर हो, इस तरह ढेर सारे उपकरण जो है कृषि विभाग के माध्यम से ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 5,000 रुपये का टोकन मनी जो है जनरेट होती है। और उसके बाद अगर उस जनपद या विकास खंड का लक्ष्य अगर 10 है और 10 फार्म आए तो सभी को मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए लक्ष्य 10 है तो 12 फार्म आ गए तो उसमें लॉटरी हो जाती है और लॉटरी में जिसका नंबर आता है उसको मिलता है। तो कृषि यंत्रों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है, वो कृषि विभाग जो है भारत सरकार की स्मैम योजना और CRM योजना, ये 2 योजनाओं के तहत जो है वितरण करता है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो काफ़ी एरिया जो है अभी
धान कटने के बाद आलू किसान लगाते हैं। और आलू का कीमत भी देखिए आप कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, कभी वो 40 रुपये किलो हो जाता है, कभी 5 रुपये किलो तक भी जाता है। तो इस सब से बचने के लिए मैं ये मानता हूँ कि अगर किसान भाई अपना एक संगठन बना करके चले तो मैं समझता हूँ कि उससे जो है ज़्यादा लाभ होगा। और वो संगठन होता है कृषक उत्पादक संगठन, जिसको हम लोग FPO बोलते हैं। और मैं मानता हूँ कि मथुरा में भी लगभग 30-35 FPO जो है गठित हैं, और कुछ FPO बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और कुछ अभी क्रियाशील अवस्था में है। तो FPO को हमें ज़रूर प्रमोट करना है, क्योंकि FPO जो है एक तरह के जो कार्यकलाप हैं मिल करके 10 लोग उसमें इकट्ठा होते हैं, उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो थोड़े शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों, और उसके बाद उन 10 साथियों का एक ग्रुप बन जाता है और वो कहलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और उससे जो है FPO की पहली शुरुआत होती है। इसमें अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं, कोषाध्यक्ष होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। जब आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाता है तो इसके बाद शेयर होल्डर की बात आती है कि एक एक सदस्य 30-30 जो है किसानों को जोड़ करके शेयर होल्डर बनाएंगे। और शेयर होल्डर लगभग एक FPO को प्रभावी ढंग से FPO तैयार करने के लिए 300 सदस्यों की ज़रूरत होती है। और अगर वो 30-30 एक आदमी 30 कर लिया तो 10 का अगर करते हैं तो 300 हो जाता है। अब बात यहाँ से शुरुआत होती है कि FPO जैसे बन गया, उसका पंजीकरण होना अनिवार्य होता है, क्योंकि कोई भी सुविधा ऐसे व्यक्ति को दी जाती है, ऐसी संस्था को दी जाती है जो रजिस्टर्ड होता है। इसका रजिस्ट्रेशन 2 तरह से होता है, एक जो है कोऑपरेटिव एक्ट के तहत होता है और एक कंपनी एक्ट के तहत होता है। कंपनी एक्ट के लिए हमारा कानपुर में उसका रीजनल ऑफिस है, वहाँ आप बना करके इसमें थोड़ी CA की मदद लेनी पड़ती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें आपके अभिलेख वगैरह का परीक्षण करता है और जो आवश्यक अभिलेख हैं उसका वो तैयारी कराता है। और उसके लिए CA कुछ धनराशि भी लेता है, वो लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये। अगर आपका परिचित CA है तो 20 हज़ार लेगा और अपरिचित है तो 25 हज़ार लेगा। इस तरह करके उसकी मदद से अगर तैयार करते हैं तो एक FPO का गठन हो जाता है। और मेरा ये मानना है कि बिजनेस, खेती को अगर बिजनेस का स्वरूप देना है तो FPO से जुड़ करके अच्छा काम कर सकते हैं। और जब आपका FPO बन गया तो उसको ढेर सारी सुविधाएं भी सरकार प्रदत्त करती है। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो है फार्म मशीनरी बैंक का मिलता है, कृषि विभाग देता है। वो लगभग 15 लाख का प्रोजेक्ट होता है, जिसमें कि 12 लाख रुपए जो है भारत सरकार की स्कीम के थ्रू मिलता है और 3 लाख रुपए जो है FPO को देना पड़ता है। और एक अच्छी खासी सुविधा हो जाती है, जिसमें ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, सीड ड्रिल है, इस तरह के इक्विपमेंट जो है उसमें FPO को अलाउड रहता है। FPO को हम लोग जो है लाइसेंस भी देते हैं, फर्टिलाइजर का, सीड का, पेस्टिसाइड का। इसको ज़रा बाद में बंटवा दे, ये बैग जरा बाद में बंटवा दो भाई, सबको मिल जाएगा, बाद में बंटवा दो, बाद में बंटवा दो। इससे फिर ध्यान जो है बैग की तरफ ही रहेगा। तो ये जो है जब आपका FPO बन गया, रजिस्ट्रेशन भी आपका हो गया, तो फिर इसको हम लोग प्रशिक्षण भी देते हैं FPO को। प्रशिक्षण में कैसे उसका लेन देन किया जाता है, कैसे उसके अभिलेख रखे जाते हैं, एक्सपोर्ट की क्या क्या संभावना है, निर्यात की क्या संभावना है, कैसे मार्केटिंग करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में एक इंटरनेशनल ट्रेड शो होने जा रहा है, आज से कल से शुरू हो जाएगा। हम लोग FPO को वहाँ स्टॉल लगाने की भी सुविधा प्रदान करते हैं और एक स्टॉल वहाँ पे लगभग 1,20,000 के लगभग पड़ता है, 1,10,000 का पड़ता है, वो सरकार वहन करती है। उससे क्या होता है कि आपके जो उत्पाद बनाते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो दलिया बना लें, चाहे अचार बना लें, चाहे मल्टीग्रेन आटा बना लें, चाहे कोई सीड का कोई काम कर ले, तो वहाँ एक फोरम मिल जाता है और उसमें लगभग 35-36 देशों के लोग इकट्ठा होते हैं और भी देश के अन्य कोनों से भी लोग आते हैं। तो एक तरह से आपका मार्केटिंग का एक अच्छा माहौल हो जाता है और आपके उत्पाद की वहाँ पे पहचान होती है। और पहचान होने के बाद आपका जो उत्पाद है वो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में प्रवेश करता है और आपको वहीं से ऑर्डर मिलना शुरू होता है। पिछले साल हम लोगों ने एक पचौरी जी हैं बुलंदशहर के, उनके FPO को हम लोगों ने वहाँ स्टॉल लगाया था, तो लगभग 52 लाख रुपए का जापान से उनको ऑर्डर प्राप्त हुआ था। तो ये एक तरह से शुरुआत होती किसी भी सफलता का कार्यक्रम के लिए।
इससे बहुत से जो लगभग जिनकी उम्र जो है 65 साल 70 साल हो गई, क्योंकि तो अंग्रेज़ जब आए थे उत्तर प्रदेश यहाँ पे हमारे देश में, तो मुझे मालूम है कि पहले चाय जो है फ्री में पिलाते थे और उसके साथ 2-2 बिस्कुट देते थे। आज देखिए हम लोग चाय के बिना नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए आपके जो उत्पाद इतने बढ़िया हों, इतनी अच्छी चीज़ हो, जिससे कि मार्केटिंग की सुविधा जो है आपको मिल जाएगी और आपके ब्रांड का एक पहचान बनेगी, तो निश्चित तौर से आपकी जो आमदनी बढ़ेगी और जब आमदनी बढ़ेगा तो आप घर में खुशहाली आएगी। तो एफपीओ जो है, हमें हर किसान को कोई ना कोई एफपीओ जो है इस तरह का बनाए। और एफपीओ में एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एफपीओ में एक फसल विशेष का उल्लेख किया जाता है। जैसे आलू उत्पादक हैं तो वो आलू उत्पादक का हो सकता है, बासमती राइस है, बासमती राइस का एफपीओ हो सकता है। तो इस तरह कोई फसल विशेष का अगर आप करते हैं तो आपके जो क्रेता विक्रेता का, उसका भी हम लोग जो है ऑनलाइन और फिजिकल मीटिंग कराते हैं। तो उसमें भी ढेर सारे अमेजन है, ढेर सारी कंपनियां हैं उसमें जो है आती हैं और उसका जो है काफ़ी अच्छे तरह से लाभ लेते हैं। एक चीज़ और हम इसे बताना चाहेंगे कि अगर आप जैसे उदाहरण के तौर पे गेहूं का बीज या आलू का बीज आप लेते हैं, तो अगर एक किसान लेता है तो उसको उतना प्राइस का वो नहीं हो पाता। अगर वो वही आलू जो है 300 लोग लेंगे तो हम लोग जैसे कह सकते हैं कि साहब ये 25 रुपये किलो है, नहीं आप हमको 20 रुपये किलो दो। तो एक तरह से बार्गेनिंग हो जाती है जब संगठन आपका होता है। तो हमें जो है प्रत्येक सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि किसी न किसी एफपीओ से आप जुड़ें और खुद एक एफपीओ बनाएं। अब एफपीओ को कंपनी की मान्यता हो जाती है, कंपनी जैसे कंपनी काम करती है उस तरह एफपीओ काम करता है। और मेरा ये मानना है कि वहाँ पे जो बीज है, उर्वरक है, किसी अच्छा रसायन है, सब एफपीओ को देने के लिए आतुर रहते हैं और कम दरों में देने के लिए आतुर रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एफपीओ को जो है हमें प्रमोट करना है और एफपीओ बना करके खेती की जो तमाम चीज़ें मिलती हैं वो अनुदानित दरों पे मिलने लगती हैं और उसका लाभ जो है आप ले सकते हो। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, संतुलित उर्वरकों का प्रयोग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ आप सभी का, मैं अपना भी अगर मेडिकल चेकअप कराऊँ तो इसमें आधे से ज़्यादा लोगों के बीपी बढ़ा होगा, आधे लोगों को डायबिटिक होंगे, शुगर की बीमारी होगी। जितने अच्छे अच्छे रोग हैं सब हम लोग लेके घूमते हैं और इसका केवल और केवल आपके खान पान की जो चीज़ें हैं उसके लिए जिम्मेदार है। अभी सरकार ने जो है प्राकृतिक खेती के बारे में काफ़ी सुना होगा। प्राकृतिक खेती के बारे में कितने किसान जानते हैं? ज़रा हाथ उठाइए तो। प्राकृतिक खेती केवल एक भाई, 2, 3, बस 3 ही लोग, मतलब 500 लोगों में केवल 3 लोग ही प्राकृतिक खेती के बारे में जानते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं कि स्वतंत्रता के पहले जब लगभग 62 और 60 के दशक के लगभग ये यूरिया और डीएपी हमारे खेतों में पहुंची थी। हमारे देश के किसान बहुत धार्मिक होते हैं। उन्होंने कहा, उन लोगों ने सुना भी होगा, डीएपी जो है हड्डी के चूरे से बना होता है, कैसे धरती माता को खिलाएंगे। तो प्रसार कार्यकर्ता जो कृषि विभाग वाले जा करके एक आध बोरी उड़ेल लाते थे। इस तरह प्रचार हुआ फर्टिलाइज़र का। और आज देखो फर्टिलाइज़र की लाइन लग रही है, नहीं लगी लाइन लग रही है। हम खाना छोड़ करके पहले फर्टिलाइज़र की दुकान पे जाते हैं, तब वहाँ से फर्टिलाइज़र लेते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप उस फर्टिलाइज़र का स्वरूप बदल दें, थोड़ा सा करके देखें। अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, 1 बीघे में करके देखें। प्राकृतिक खेती एक बहुत जो भारतीय कृषि पद्धति है उसी का एक जीता जागता नमूना है। उसमें जीवामृत, एक जीवामृत बनाते कैसे भी बता देता हूँ। सब लोग जानते भी हैं, मेरे हिसाब से ढेर सारे लोग जानते भी हैं। जीवामृत में हम लोग क्या करते हैं कि 200 लीटर पानी की कंटेनर लेते हैं, डिब्बा लेते हैं, ड्रम लेते हैं। उसमें 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर डालते हैं, 5 किलोग्राम गोमूत्र डालते हैं, 2 किलो जो है बेसन डालते हैं, 1 किलो गुड़ डालते हैं। और इसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे का, चाहे पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी 2 किलो उसमें डाल करके और घड़ी की सुइयों की दिशा में उसको घुमाते रहते हैं। और 1 सप्ताह बाद वो जीवामृत टाइप की खाद जो है तैयार हो जाती है। बहुत से किसान कर भी रहे हैं, मैंने कई किसानों को देखा भी है और उसका अच्छा परिणाम ले रहे हैं। बिल्कुल उसमें जो देखिए पूरा खेल किस चीज़ का है, बैक्टीरिया का है। अभी आप लोगों ने देखा होगा 2 साल पहले कोरोना में जो वायरस आया था, वायरस तो आप देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वायरस का प्रभाव कितना खतरनाक था। उसी तरह मिट्टी में जो है जीवाणु हैं। आपने देखा होगा
गाय करती है और 4 दिन बाद गोबर जो है गायब हो जाता है, उसको लग जाता है तमाम बैक्टीरिया और ये सब खत्म कर देते हैं। तो पूरा खेल जो है इस भूमंडल में बैक्टीरिया का है। और प्राकृतिक खेती में जो मैंने बताया जीवामृत, ये बहुत उपयोगी है। जब हम पानी देते हैं खेत में तो उसी समय जो है हम लोग 1 एकड़ के लिए 1 गाय सफिशिएंट होती है। तो इसको हमें जो है करना है, प्राकृतिक खेती को। जीवामृत है, घन जीवामृत है, बीमारियों से बचने के लिए नीमास्त्र है, जैसे नीम और तमाम तरह की पत्तियां डाल करके उसको हम लोग सड़ाते हैं, फिर उसका स्प्रे करते हैं। तो आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो प्राकृतिक खेती 10 बीघे में अगर आपके पास है तो 1 बीघा में आप प्राकृतिक खेती करके देखो, और अपने जो खाने का, चाहे सब्जी लगा रहे हैं, दाल लगा रहे हो, धान लगा रहे हो, गेहूँ अरहर लगा रहे हो, सब जीवामृत से करिए। तो मैं समझता हूँ कि आपका जो बीपी है, थायराइड है, शुगर है, ये सब जो है कंट्रोल में होगा। और यहाँ तक कि गाय के दूध में भी जो है तमाम विषाक्त केमिकल जो है मिलने लगे, पनीर में मिल रहा है, मीट में मिल रहा है, तो इससे हम लोग बचाव कर सकते हैं। मैं तो बस यही आपसे कहूँगा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दीजिए। और इसमें तमाम कंपनियां वाले बहुत नाराज़ भी होंगे मेरे से कि सब केमिकल की बात छोड़ के कर रहे हैं। धानुका वाले बैठे, ये भी नाराज़ होंगे हमसे कि साहब हमारी तो दुकान ही बंद कर देंगे आप। तो लेकिन आदमी का स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि अगर किसी के घर में कैंसर का बीमार अगर व्यक्ति हो जाता है तो उसके खेत तक बिक जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य होता है कि हमारा परिजन जो है किसी तरह से जीवित बना रहे और भगवान की कृपा रहे। तो क्या करता है, दवाओं के चक्कर में ढेर सारा फैल। तो मेरा ये मानना है अगर प्राकृतिक खेती के उत्पाद का हम लोग उस पर जाएँ तो निश्चित तौर से जो है हमारा जीवन भी सफल होगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी हमारा जो, आप ये भी जानते होंगे कि यूरिया, DAP, MOP सब बाहर की लगभग 95% ये जो उर्वरक हैं चीन और अन्य राज्यों से, अन्य देशों से आते हैं। तो हमारी एक इकोनॉमी भी अच्छी होगी और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो आज इस शुभ, चूँकि नवरात्र चल रहे हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि कम से कम 1 बीघे में, अगर 10 बीघा है, अगर 5 बीघा है तो आधे बीघे में, 20 बीघा है तो 2 बीघे में प्राकृतिक खेती करके देखें। आप बहुत सुकून से रहेंगे, आपको मन शांति होगा और इसको करके देखें, आनंद आपको आएगा। मैं बहुत ज़्यादा न करके सभी साथी जो यहाँ पे पधारे हुए हैं सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और चूँकि एक चीज़ और देख के जाइएगा, यहाँ जो फसल लगी हुई है हमारे राया में, इसको भी थोड़ा देख के जाइएगा। तमाम प्रजातियों का डेमोन्स्ट्रेशन होता है और ये ग्रीन टीवी वालों का मैं भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जो ये जगह चुना राया का, ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है कि आप जैसे सब लोग यहाँ पधारे हुए हैं। तो यहाँ भी लैब वगैरह है, मैं यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर स्तर से भी कहूँगा कि वो दिखाएंगे इन लोगों को, और जो नई प्रजातियाँ, तमाम ट्रायल्स यहाँ चलते हैं उसको आपको देखना चाहिए, क्योंकि पंजाब किसान इसी तरह आगे बढ़े हुए हैं। पंजाब किसान क्या करते थे, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो भी नई नई प्रजातियाँ विकसित होती थी वो किसानों के पास आधा किलो 200 ग्राम पहले पहुँच जाता था। और आज देखिए किसान पंजाब और हरियाणा के हम लोगों से आगे हैं। तो इसी तरह जितनी भी गोष्ठियाँ होती हैं, जितने भी मेले लगते हैं, आप ज़रूर भाग लो और उसको देखो भी। मैं पुनः ग्रीन टीवी के साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी जो अन्नदाता हैं उनको सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप प्लीज़ मंच पर ही रहें और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री बलराम वर्मा सर। सर प्लीज़ मंच पर आएँ। वसंत दुबे सर, सर प्लीज़ मंच पर आएँ। आशीष मान सर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से, और मनु बहादुर सर धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से, और उपेंद्र सोलंकी सर स्टिल इंडिया से। सर प्लीज़ मंच पर आ जाएं। हरपाल सिंह जी हैं जावरा से। हरपाल सिंह जी ये धान की खेती करते हैं। सोरन सिंह जी हैं सियरा से, ये धान की खेती करते हैं। गुलाब सिंह जी सियरा से, ये भी धान की खेती करते हैं। राघवेंद्र सिंह जी हैं बंदी से, ये बाजरा की खेती करते हैं। राजेंद्र सिंह जी हैं कारव से, राजेंद्र सिंह जी कारव से, ये भी बाजरा की खेती करते हैं। ओम प्रकाश जी कारव से, ये टमाटर की खेती करते हैं। रीति राम जी बंदी से, ये सरसों की खेती करते हैं। भगवान सिंह जी हैं ललितपुर नंगला से। रोशन लाल जी नंगला हरिगोविंद से। ओम प्रकाश जी ये धान की खेती करते हैं। बनी सिंह जी नंगला वरी से, ये आलू की खेती करते हैं। शंकर लाल जी जावरा से। हरवीर सिंह जी हैं नंगला अर्जुन से। जेसवा से जयप्रकाश जी। कृपाल सिंह जी हैं मंडुआका से। जगदीश जी हैं गजू से।
ये आलू की खेती करते हैं जगदीश जी गजू से। बच्चू सिंह जी हैं इटौली से, ये भी आलू की उन्नत खेती करते हैं। दिगंबर सिंह जी हैं ककरेटिया से। जोरदार तालियां एक बार सभी किसानों के सम्मान में जिन्हें प्रशस्ति पत्र देकर अभी सम्मानित किया गया। ऐसे किसान जो आपके क्षेत्र में किसी न किसी फसल की अच्छी खेती कर रहे हैं, उन्नत खेती कर रहे हैं, उनके लिए सम्मान ग्रीन टीवी की तरफ से और आपके लिए प्रेरणा कि आप भी ऐसे किसानों से कुछ सीखें। और आज की ग्रीन टीवी की किसान चौपाल में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई चौपाल में आप ही जैसे किसानों के साथ। जाते जाते आप सभी से कहूँगी कि धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है 1800102102 एंड रियल स्टील प्राइवेट लिमिटेड का नंबर है 9028411222 और ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है 9953218363। तो अभी के लिए इतना ही और जाते जाते आपसे कहूँगी कि ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्रीन टीवी से जुड़ जाइए। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।